में हम इंशाल्लाह इतनी एफर्ट्स कर लेंगे जितनी आपने 6 महीने में एफर्ट्स नहीं की, हालांकि आपको करनी चाहिए थी। अब जो होना था वो हो गया हुआ, टाइम जो गुजरना था वो गुजर गया हुआ है। पेंडिंग लेक्चर्स थे, छोड़ें उनको, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ें आपके पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। थोड़ा डिस्कस करते हैं हमारा प्लान वगैरह क्या है। इसका जो बना था प्लानर वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मुझे आज, तो कल मैं आपको इसका नया प्लानर जो है वो भी दे दूंगा, उसके मुताबिक हम लेके चलेंगे। इनिशियली इट वाज प्लान फॉर 10 डेज़, बट नाउ इट विल बी अराउंड 13 डेज़ तक मैं इसको लेके चलूँगा। 11 टॉपिक्स हैं हमारे, बट हम इसको 13 डेज़ में कवर करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो करेंगे। और साथ में हम उसके बाद 2 दिन एक्स्ट्रा लगाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का होगा कि R1 का पेपर हमने अटैम्प्ट किस तरह करना होता है। 3-3 घंटे के 2 दिन लगाएंगे जिसमें ऑटम 22 और स्प्रिंग 22 का पेपर हम क्लास में करेंगे बैठ के। इंट्रोडक्शन लेते हैं, क्या है आपको पता होगा कि लाइट बंद कर दूँ एक, अगर क्लियर नहीं है विजन। अब क्लियर है सबको? आपका पता है आपका सिलेबस जो है वो 3 ग्रिड्स में डिवाइडेड है, ग्रिड ए, ग्रिड बी एंड ग्रिड सी, जिसकी कुछ वेटेज जो है वो इस तरह से है। जो ग्रिड ए है उसमें 35 से 45 मार्क्स का पेपर आता है, ग्रिड बी जो है उसमें से 20 से 30 नंबर का पेपर आता है, और ग्रिड सी जो है उसमें से 30 से 40 नंबर का पेपर आ रहा होता है। अभी रिसेंट जो आपका गाइडेंस आई है उसमें थोड़ी सी चेंजेस जो है वो ग्रिड बी में है, थोड़ी सी चेंजेस ग्रिड ए में है, और एक उसने चीज़ जो है ग्रेड सी की कंफर्म कर दी जो आई है। तो उसने जो आपको अभी रिसेंट एग्ज़ाम गाइडेंस दी है कुछ दिनों पहले, ये 100% आपके पेपर में एप्लीकेबल होने वाली है। अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं कि सर्टन चीज़ क्या आएगी, तो जो रिसेंट गाइडेंस आई है वो हर हालत में सर्टन है, वो आपके पेपर में इस दफ़ा टेस्ट होने वाली है। हम उसको लेके चलेंगे। अब इन 3 ग्रेड्स में से जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ग्रेड बच्चों को लग रहा होता है वो ग्रेड सी है। अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर आप 2 महीने 3 महीने लगा रहे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक ग्रेड ए है आपका। रियलिस्टिकली देखा जाए ग्रेड ए इस वक्त वो जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है पेपर फेल होने के लिए, जिसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बने हुए हैं, जिसमें एरर्स है, जिसमें IAS 8 है, और जिसमें NPO है। जिसने एक खौफ में आपको मुब्तला किया हुआ कि NPO बहुत मुश्किल है, नहीं होगा, एरर्स बहुत मुश्किल है, नहीं होंगे। जब सेशन एंड होगा 12 दिनों के बाद या 13 डेज़ के बाद, तब मैं आपसे पूछूंगा कि अब बताएं इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। लेकिन ये प्लानर है, इसके मुताबिक हम इसको लेके चल रहे होंगे। ग्रिड का आपको पता होना चाहिए, वेटेज का आपको पता होना चाहिए, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आएगा ये पता होना चाहिए। जैसे IS 16 जो है इसकी टेस्टिंग लेवल 2 है, इसका मतलब इसमें से 20 नंबर तक का सवाल जो है पेपर में आपको आना है। उसके अलावा जो स्टैंडर्ड्स हैं IS 20, 23 और 40, इसमें से मैक्सिमम 8 नंबर का क्वेश्चन आपको आने, मैक्सिमम 8 मार्क्स की टेस्टिंग होनी है। इम्पेयरमेंट इस दफ़ा लाजमी आपका पेपर में आने वाला है, और जिसमें रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट होगा वो हर हाल में एग्जामिनर ने इस दफ़ा टेस्ट करना है। उसकी क्लियर गाइडेंस आई है, उसने कह दिया ये एग्जामिनेबल है, इस दफ़ा रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट आपको पेपर में हर हाल में आ रहा है। उसके अलावा इम्पेयरमेंट जो है ये भी 8 नंबर का है। तो इस 40 नंबर के ग्रेड में से सिर्फ बड़ा सवाल एक यहाँ से आएगा, बाकी जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें से आपको कौन से सवाल आने हैं, छोटे सवाल आने हैं, जिसकी मैक्सिमम एडजस्टमेंट कितनी होगी, 8 नंबर की होगी। ग्रेड बी में से आते हैं, तो ग्रेड बी में से आपको जो सबसे बड़ा एरिया मिलेगा वो मिलेगा रेशोज़ का। लास्ट अटैम्प्ट में रेशोज़ ने नहीं पूछी, क्वेश्चन नहीं आया। टेस्टिंग लेवल इसका 2 है। इस दफ़ा इसके आने के चांसेस इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस के बहुत ज़्यादा है। रेशोज़ इस दफ़ा टेस्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, एग्जामिनर के पूछेगा, और माइट भी EPS के साथ मर्ज करके पूछ ले रेशोज़ आपको। अर्निंग पर शेयर इटसेल्फ एक रेशो है, तो ये सवाल करने के चांसेस है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, थ्योरेटिकल एरिया, इसकी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, 1 घंटे की वीडियो, वो देख लीजिएगा, उसमें जितना बताया हुआ है वो सुन लीजिएगा, बाकी आपको ज़्यादा डीप डाउन जाने की ज़रूरत इसमें नहीं है। ग्रेड ए में आएंगे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो आपका ग्रेड ए होगा, और प्लानिंग में ग्रेड ए को मैं मिडिल डेज में लेके जा रहा हूँ ताकि आपको इतना बर्डन एज फील ना हो। स्टार्ट में करूँगा हल्के एरिया से, एंड पे मैं जो बड़े एरियाज होंगे वो प्लान करूँगा ताकि आपको इतनी प्रॉब्लम ना हो। इसमें से आप सबका फेवरेट NPO, उससे फेवरेट IS 8, और उससे फेवरेट जो है करेक्शन ऑफ एरर्स हैं। ये 3 टॉपिक्स भी ऐसे हैं जो इस अटैम्प्ट में एग्जामिनर ने टेस्ट करने ही करने हैं। तो ये अटैम्प्ट आप काफ़ी हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से बड़े एरियाज़ जो हैं वो उसने पूछने हैं। और ग्रेड ए में से जो आपका चैप्टर नंबर 11 NPO है,
ये 20 नंबर का सवाल आ सकता है। कैश फ्लो जो है वो 20 नंबर का सवाल आ सकता है। बाकी जो 3 एरियाज़ हैं उनका टेस्टिंग लेवल जो है वो 8 नंबर का है, उसमें 8-8 नंबर के सवाल आएंगे, मर्ज होकर बड़े सवाल वो पूछ रहा होता है। लेकिन इसमें से एनपीओ में रिसेंट चेंज आई है अभी अभी उसमें फंड्स अकाउंटिंग को उसने ख़त्म कर दी है। डैट्स वाई इसकी भी टेस्टिंग इस अटैम्प्ट में लाजमी हो जानी है। एनपीओ, इम्पेयरमेंट और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये 3 एरियाज हैं जहाँ पे गाइडेंस दी गई है। इन 3 एरियाज को आपको पता होना चाहिए। ये वो सवाल है जो आपको इस अटैम्प्ट में हर हाल में मिलेंगे। अगर आप कुछ इसका एनालिसिस दें तो R1 का रिजल्ट पहले ये कैप 5 होता था, उस ज़माने में इसका रिजल्ट थोड़ा सा बेहतर होता था। आप 4 पेपर पास करके आते थे, बेसिक इंट्रो की नॉलेज होती थी। अब इसका पेपर जो है रिजल्ट बहुत गंदा आना शुरू हो गया। 31%, 36% में रिजल्ट जो है वो इसका फॉल कर रहा है। अगर आप इसका एनालिसिस करें, ये आपके पास सारे नोट्स आ जाएंगे, सॉफ्ट फॉर्म में भी आ जाएंगे, इनका ग्रुप क्रिएट करके ना व्हाट्सएप, उसमें हम सॉफ्ट में डाटा सारा शेयर करते जाएंगे ताकि इनको इतनी प्रॉब्लम ना हो। एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली टेस्टेड एरिया है ना R1 में, IAS 16 है, हर हाल में हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन मिलेगा। IAS 20 अब पूछना शुरू किया है, और IAS 20 एक वो अंडर उसका टेस्टेड एरिया है जिसमें से उसके पास अभी बहुत रूम पड़ा हुआ है जो पूछ सकता है। IAS 20 वाहिद एरिया है जो IAS 8 में जाके टेस्ट हो सकता है। मतलब अगर IAS 8 की बात करें तो IAS 8 में IAS 16, IAS 20 ये 2 ऐसे एरियाज़ हैं जिसको पूछ सकता है। इवन इम्पेयरमेंट जो है वो भी जाके वो IAS 8 में पूछ सकते हैं। तो ये 3-4 स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मिक्स करके सवाल बहुत अच्छे पूछ सकता है, इसके लिए रेडी रहिएगा। उसके अलावा बोरिंग कॉस्ट, आप लोगों ने बहुत सवाल प्रैक्टिस किए होते हैं बट अब उसकी वो टेस्टिंग लेवल नहीं रह गया हुआ। आप सवाल प्रैक्टिस करते हैं FR2 के लेवल के, स्पिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड करके बैठे होते हैं, अब वो टेस्टिंग लेवल नहीं है। 8 नंबर का सवाल आएगा, बड़े बेसिक सवाल अब बोरिंग कॉस्ट में आपको एक्सपेक्टेड है, उतनी ही लेवल की प्रैक्टिस आपको करनी है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, मोस्ट लीस्ट टेस्टिंग जो है वो इसमें से कर रहा है और थ्योरेटिकल टेस्टिंग ज़्यादा इसमें से हो रही है। 36 इतना उसने नहीं पूछा, लेकिन इस अटैम्प्ट में 36 जो है वो एग्जामिनर का हॉट फेवरेट टॉपिक होगा। माइट भी आपको वो 16 के साथ मिला के स्केजुअल पूछ रहा हो, फिक्स एसेट्स जिसमें 36 की एडजस्टमेंट हो। इस तरह का सवाल अभी तक पेपर में नहीं आया हुआ पास्ट पेपर ट्रेंड, पास्ट ट्रेंड के हिसाब से। इक्विटी और जो आपका कैश फ्लोज है, EPS है, इनके भी कंबाइंड क्वेश्चंस आ रहे हैं 2 अटैम्प्ट से। EPS आज से कुछ अर्सा पहले 2019 तक FAR2 में होता था और उसमें सिर्फ बेसिक EPS था। अब आपके सिलेबस में पूरा EPS है, एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में पूरा EPS था पहले, तो उसके जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने यहाँ पे दूंगा करने के लिए। अगर आप उस पर 3-4 सवाल भी कर लेते हैं, EPS, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और ये आपका IAS 8 है वो उसमें से हो जाएगा। तो वो क्वेश्चंस 4-5 होंगे वो मैं करवाऊंगा, और मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट में मेंशन भी किए हुए EPS क्वेश्चंस, ये आप लोगों ने लाजमी करने हैं, जिसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन जो होगा वो होगा राहत लिमिटेड वाला। अगर आपको ये सवाल आ जाएगा, आपका EPS का सबसे जो कम्प्लेक्स सिनेरियोज हैं वो भी हो जाएंगे। उसके बाद फ्रेमवर्क ऑन एंड ऑफ है, इंटरप्रिटेशन रेशियोज जो सबसे आसान टॉपिक है लेकिन सबसे मुश्किल आप लोगों को लगता है, वो डिस्कस करेंगे। और एंड पे हम कहाँ पे जा रहे होंगे, NPO पे। NPO अब जो है माइट भी 10 नंबर का पूछ ले, माइट भी 18 नंबर्स का पूछ ले। वाही सरप्राइज जो रह गया आपके सिलेबस में वो NPO के बारे में रह गया होगा। सिलेबस का आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी चीज़ जो है, कौन कौन सी फ्रीक्वेंटली टेस्टेड है उसके बारे में। R1 के कुछ मसाइल हैं जो एग्जामिनर पिछले 3-4 अटैम्प्ट से मेंशन कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली बच्चे इन मसाइलों को नहीं देख रहे कि क्यों पेपर फेल हो रहा है। आप में से कोई सेकंड अटैम्प्टर है R1 का? किसी की सेकंड अटैम्प्ट हो? लास्ट टाइम फेल हुए? रीजंस पता है फेलियर की? इररिस्पेक्टिव ऑफ कि हमें आता नहीं था, क्या रीजन से फेलियर की? लेंथ ही बहुत था, और उन रीजंस के बाद आपने फेल होने के बाद एग्जामिनर कमेंट्स पढ़े उस अटेम्प्ट के, उसने क्या बताया? पढ़े? जिनकी फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, आप लोगों ने इनसे सीखना है, इनकी गलतियों से सीखना है, इनसे इबरत पकड़नी है कि इन्होंने क्या गलतियां की हैं जो आज ये फेलियर पे हैं और आप फर्स्ट अटेम्प्ट पे हैं। एग्जामिनर ने वो चीज़ें बता दी हुई हैं इस अटेम्प्ट में, पिछली अटेम्प्ट में, उससे पिछली अटेम्प्ट में। वो क्लियरली 3-4 ऐसी बातें हैं जो वो हाईलाइट कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारी मेजॉरिटी अवाम उनको पढ़ ही नहीं रही। अगर वो उसके हाईलाइटेड एरिया को पकड़ लें, उसके ऊपर काम कर लें, उनका पेपर जो है पास हो सकता है। जैसे वो कहता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो चल रहे हैं सिलेक्टिव स्टडी के ऊपर,
चेरी पिकिंग कर रहे हैं। ऑटम 22 में टॉपिक आ गया, स्प्रिंग 22 में नहीं आएगा, ऑटम 23 में आएगा, यहाँ नहीं आएगा। चेरी पिकिंग कर रहे हैं, जब पेपर में आता है टॉपिक तो फिर उनके कहते नहीं हमारी कहाँ पे टांग गई है। उसके बाद 2-3 सवाल में वो गुड मार्क्स ले रहे हैं। वो कौन से होते हैं? ग्रेड ए के होते हैं, 8-8 नंबर वाले। बाकी क्वेश्चंस में वो रीजनेबल मार्क्स भी सिक्योर नहीं कर पा रहे। आपको कभी किसी ने बताया कि पेपर पास करने के लिए आपको किसी सवाल को पूरा अटेम्प्ट नहीं करना, पूरे मार्क्स नहीं देने होते। 20 नंबर का सवाल है, 20 नंबर का सवाल करने के लिए 20 के 20 मार्क्स नहीं चाहिए पेपर पास करने के लिए। IK का पेपर कितने मार्क्स का आते हैं? पासिंग मार्क्स कितने हैं? क्या हर सवाल में से पूरे नंबर लेके 50 आएंगे? आप लोगों की अप्रोच ये होनी चाहिए हर क्वेश्चन में से पासिंग मार्क्स लेने, और हर क्वेश्चन में मैं आपको R1 में साबित कर दूंगा, हर क्वेश्चन में पासिंग मार्क्स फेस पे लिखे होते हैं। क्वेश्चंस के अंदर ही 50% सोल्यूशन मौजूद है। आप कोई भी मेरे पास सवाल ले आए R1 का, मैं आपको साबित कर सकता हूँ हर क्वेश्चन में 50 से 60 मार्क्स पड़े हुए हैं। 50 से 60% मार्क्स हर क्वेश्चन में है, सिर्फ आपने अपने पेपर पे उनको कॉपी पेस्ट करना होता है। रिमेनिंग 50% जो है वो आपने एफर्ट्स करके निकालने होते हैं। अगर आपके पेपर में 8 सवाल आए हैं, लेट्स सपोज आपको NPO 20 नंबर का आया है, 18 नंबर का आया है, अगर आप उसमें 10 मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं, कैश फ्लो आपको 20 नंबर का आया है, आप 10 मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं, IAS 16 आपको 16 नंबर का आया, आप 8 मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं, आप हर सवाल में से आधे मार्क्स भी सिक्योर करना शुरू हो जाए, आपका पेपर जो है वो पास हो जाता है। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? सवाल पूरा करना है, वो 20 नंबर सिक्योर करने हैं, और उस 20 नंबर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? रिमेनिंग वाले 80 मार्क्स। ये मैं नहीं कह रहा, मेरी बात पे यकीन ना करें। आपको फेल किसने किया? एग्जामिनर ने। एग्जामिनर ये कह रहा है। आप फेल होते हैं, आप किससे पूछते हैं? फेसबुक से, किसी मखसूस चले जाते हैं ग्रुप में, आप बताते हैं जी हमारी रीजंस ऑफ फेलियर क्या है, तो वो आपको ऐसे ऐसे रीजन बता रहे होते हैं जिनकी खुद 5 अटेम्प्टें लगी होती हैं। जिसने फेल किया कभी आप उससे पूछ रहे हैं कि भाई तुमने मुझे फेल क्यों किया? हालांकि वो बंदा बता रहा है कि मैंने आपको इसलिए फेल किया। अब ये वाली लाइन जो है ना, अभी आप में से कोई बच्चा होगा 40s में फेल हुआ होगा, कोई बच्चा हुआ 40s में फेल, ये आपके लिए है कि मेजॉरिटी बच्चे ऐसे हैं जो फेल हुए हैं 9 नंबर से, मतलब 9 की रेंज में, जिनके 41 से प्लस मार्क्स थे लेकिन वो फेल हुए हैं। उसकी रीज़न क्या थी कि उन्होंने कुछ बेसिक मिस्टेक की हैं और उनकी लैक ऑफ प्रैक्टिस थी। अगर वो थोड़ा सा एफर्ट करते कुछ सवालों के ऊपर तो वो ये 9 नंबर मजीद सिक्योर करके पेपर पास कर सकते थे। ऐसा हुआ था? पेपर पूरा किया था? नहीं किया था? नहीं किया था ना, कि मैंने नहीं बताया, मुझे नहीं पता आपके कितने नंबर आए हैं, बट अगर आप 40+ फेल हैं तो 40+ की रीज़न ये होती है कि आपने अननेसेसरी टाइम कुछ उन सवालों में वेस्ट कर दिया है जिसमें से आपने 1 या 2 नंबर सिक्योर किए हैं, और उनका टाइम आपने उन क्वेश्चंस में लगा दिया जहां से आप कोई 8-10 नंबर सिक्योर कर सकते थे। अगर आप अपनी वहां पे टेक्निक सही रखते आपका नंबर 50 आ जाने थे। CA में रिपोर्टिंग्स के पेपर में 50 नंबर सिक्योर करना बहुत आसान है। आप किसी भी अटैम्प्ट का अनसीन पेपर ले आए, 50 नंबर आपके फेस पे पड़े हुए हैं। हर पेपर के 50 नंबर फेस पे पड़े होते हैं, पकड़ना होता है बस। उसके अलावा आगे भी देख लें, कहते हैं जी 15% स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके 40 से 49 में मार्क्स आए हैं फेलियर रीजंस में। ये हैं जो थोड़ी सी मार्जिनल एफर्ट्स करते तो ये पास हो सकते थे। फेल कहाँ पे हो रहे हैं? 40s की रेंज में, अगर इन्होंने थोड़ा सा एरिया सिलेबस कवर किया होता। उसके अलावा आप लोगों की शायद ये फर्स्ट अटैम्प्ट है कैफ की फिजिकल पेपर की, इससे पहले आपने पेपर दिए होंगे PRC के, ऐसे ही है, MCQs पेपर दिए हैं। कोई फिजिकल पेपर दिया है कैफ में जाके अभी तक? न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं दिया हुआ है। इस चीज़ को ना हिफ्ज कर लें, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल्स पेपर में। वर्किंग के रेफरेंसेस और आप किस तरह वर्किंग कर रहे हैं, ये आपने पेपर में कोई भी अमाउंट लिखनी है, कोई भी फिगर लिखनी है, आपका पेपर पूरा पढ़ा जाता है। इट इज़ नॉट लाइक FSC के वो हाँ बिस्मिल्लाह पढ़ी कर दिया, नहीं। इसमें उसने आपकी एक एक फिगर, एक एक अमाउंट कैलकुलेट करनी है, कहाँ से आ रही है, कहाँ से आपने देखी है। अगर आपने कोई वर्किंग के रेफरेंसेस दिए हैं और वो सही नहीं है, कोई अमाउंट लिख दी है उसका रेफरेंस नहीं दिया, मार्क्स लूज हो जाते हैं। ये गलतियाँ आपसे होती हैं।
आप वर्किंग कर रहे होते हैं, वो इतनी गंदी वर्किंग कर देते हैं कि आपसे खुद नहीं पढ़ी जा रही होती कि मैंने किया क्या। जब आपसे वो गलतियां हो रही हैं, इसकी वजह से आपका एक टाइम वेस्ट होता है, आप अपनी क्रॉस मैच नहीं कर पाते, एग्जामिनर को उसका रेफरेंस समझ नहीं आ रहा होता। अगर उसको कोई अमाउंट आपने लिख के दे दी है और उसको नहीं लग रही पता ये अमाउंट कैसे आई है, काट देगा। आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है, उसको नहीं समझ आ रही, कैसे कर दिया आपने, काट देगा। तो आपकी वर्किंग जो है वो बहुत ज़्यादा विजिबल होनी चाहिए, प्रेजेंटेड होनी चाहिए, कि उसको पता हो कि इसमें से क्या कुछ आ रहा है, क्या कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, ये आप लोगों ने अपनी हैबिट अडॉप्ट करनी है वर्किंग वाली। सिखा के भेजूंगा, फिक्र ना करें। ये इतनी लंबी लिस्ट दी ना पास्ट पेपर्स की, इन क्वेश्चंस में सब कुछ है। ये जो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं, ये पूरे स्टैंडर्ड्स को हर एक पर्सपेक्टिव से कवर कर रहे होते हैं। 100 सवाल करने के लिए नहीं दे रहा, अगर आप इन सबको काउंट करें तो गालिबन 22-23 सवाल बन रहे हैं पूरे R1 के। ये 22-23 सवाल इक्वलेंट टू योर कंप्लीट R1 विद 100% प्रिपरेशन है। हर एंगल से, हर पर्सपेक्टिव से हर चीज़ इन्हें पूछी हुई है, और ये मैं आपको इस क्लास में करवा के भेजूंगा ताकि आपको कोई गिला ना रह जाए। उसके बाद एग्जामिनर कहते हैं रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करते। ये तो मुझे भी बहुत दुख है कि पढ़ते नहीं है, क्या लिखा हुआ है कभी पढ़ते ही नहीं है। अमाउंट्स नहीं पढ़ रहे, बात क्या कह रहा है नहीं पढ़े, अपनी हवा में अपने ट्रांस में बैठे होते हैं। रीडिंग अच्छी करनी है। एग्जामिनर भी ये कहता है, हर बंदा ये कहता है, दुनिया जहान का बंदा कहता है, अकाउंटिंग के पेपर्स में, न्यूमेरिकल्स के पेपर में 50% जो आपका जवाब है वो आपके सवालों में है। आप कैश फ्लो का सवाल करेंगे, कैश फ्लो को पढ़ा होगा आप लोगों ने। कैश फ्लो का सवाल सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट में लिखना है, और जो 4-5 एडजस्टमेंट्स हैं उसमें से 2-3 कैलकुलेट करनी है, नंबर आ जाते हैं। 16 मार्क्स का सवाल होगा, 10 नंबर सिर्फ फॉर्मेट में वैल्यू प्लेस करने के। जो सवाल रीड करते हैं आपको पता होते हैं क्या आ रही है क्या नहीं आ रही। रेशियो क्वेश्चन होते हैं, रेशियो क्वेश्चन वैल्यू पढ़ने से सारा मिल रहा होता है। डिप्रिसिएशन के सवाल आइए 16 के भी सारे के सारे जवाबात लिखे होते हैं, एक आधी एडजस्टमेंट सिर्फ उसमें मुश्किल होती है, बाकी 90% क्वेश्चन आपका फेस पे लिखा होता है। सवाल पढ़ना आना चाहिए, डाटा को ग्रैब करना है कि कौन सी चीज़ रेलेवेंट है, कौन सी चीज़ कहाँ पे जानी है। अगर आपको ये समझ आ जाती है, आपके लिए R1 आसान है। सबसे आसान पेपर R1 है ग्रुप ए का, आई बिलीव डैट। स्टैंडर्डाइज्ड है, पता है क्या कुछ आना है, प्रैक्टिस का लेवल पता है, पास्ट पेपर का जमे गफीर लगा हुआ है प्रैक्टिस के लिए। आसान पेपर है, तरीके से करना चाहिए, तरीके से करना चाहिए, मुश्किल नहीं है। उसके बाद अजम्पशंस, एग्जामिनर ने भी कह दिया है, क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट करते हैं, जितना मर्जी टाइम लग जाए कोई परवाह नहीं है, टाइम तो अपना ही है। रिमेंबर, पर मार्क्स 1.8 मिनट है, पर मार्क्स 1.8 मिनट है आपके पास पेपर में। अगर 10 नंबर का सवाल है तो आपने उसके ऊपर मैक्सिमम 18 मिनट्स लगाने, मैक्सिमम 18 मिनट्स लगाने। 18वां मिनट पूरा हो गया, सवाल छोड़ देना वहाँ पे। हिम्मत का काम है ना, ये हिम्मत नहीं है हमारे में, ये हिम्मत का काम है, ये हिम्मत नहीं है, इसलिए पेपर फेल होता है। एलोकेटेड टाइम से ऊपर 1 मिनट भी नहीं लगाना। अगर आप एलोकेटेड टाइम का 1 मिनट भी ऊपर ले गए तो दूसरे सवालों का टाइम आप क्या कर जाएंगे, कंज्यूम कर जाएंगे। माइट भी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छा आता हो, ज़्यादा बेहतर आता हो, लेकिन अगर आपने किसी ऐसे सवाल में टाइम वेस्ट कर दिया जो आपका टाइम कंज्यूम कर रहा है, अल्टीमेटली उसने तो होना नहीं है। पेपर में एक चीज़ आपको कंफर्म पता है, जो चीज़ नहीं आती वो नहीं आती, जो चीज़ जहाँ फंस गई है जितना मर्जी सोच लें आप वहाँ से नहीं निकल पाएंगे। तो रेदर देन उससे ऊपर टाइम वेस्ट करने से आप अगले सवाल पे स्किप होंगे। ये करना पड़ेगा आपको अगर आप पेपर पास करना चाहते हैं। 50 नंबर लेने हैं, तो अगर ज़रा ज़हीन है तो 100 नंबर ले लें, आ जाएगा मेरिट सर्टिफिकेट। लेकिन इतनी तो ख्वाहिश होती नहीं है, बस अल्लाह पास करा दे एक दफ़ा। तो 50 नंबर के लिए ये आपकी हैबिट होनी चाहिए, ये फ़र्ज़ है आपके ऊपर। एलोकेटेड टाइम से 1 मिनट भी ऊपर लगाया तो ये हराम है आप लोगों के लिए, पेपर फेल हो जाएगा। ये जो रीजंस ऑफ फेलियर वाले बैठे हुए हैं आप लोगों के, ये बहुत बड़ा मसला था। सवाल नहीं हो रहा, सवाल बड़ा भी यार, करने का दिल भी कर रहा है, लेकिन टाइम ऊपर हो गया, टाइम देख भी रहे हैं, टेंशन भी ले रहे हैं, सवाल नहीं छोड़ रहे। क्यों? डर लगेगा सवाल छोड़ा फेल हो जाएंगे। करके पास हो गए? नहीं हुए ना, क्योंकि उस सवाल ने आपके 2 सवाल कॉस्ट करवा दिए। ये काम नहीं करना। एलोकेटेड टाइम से ऊपर कोई टाइम नहीं लगाना। पर मार्क्स 1.8 मिनट्स है। 20 नंबर का सवाल है, 36 मिनट में करना है। 37वां मिनट शुरू होगा सवाल, जहां पे जितना खड़ा हुआ छोड़ दें, दैट्स इट।
जितना किया है 36 मिनट में, उसमें से पासिंग मार्क्स आ चुके होंगे आपके। अगर 16 मार्क्स का सवाल था, 8-10 आप सिक्योर कर गए होते हैं, और इनिशियल 10 मिनट में आप 50% मार्क्स लिख के बैठे होते हैं। बाकी आप टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं रिमेनिंग 50% पे। अगर निकल रहे हैं निकालो, बाकी आगे निकल लो, अगला सवाल करना है। एलोकेटेड टाइम से ऊपर किसी सवाल पर टाइम नहीं लगाना। न्यूमेरिकल्स पेपर में, थ्योरेटिकल पेपर में लगा दो, क्योंकि एक अच्छा आता है वो उस पर नहीं आ रहा, लिख लो। कुछ शॉर्ट भी होते हैं वो टाइम सेव करवा देते हैं, जैसे लॉ का पेपर हो गया है, ये टाइम सेवर होते हैं, लेकिन ये टाइम सेवर्स नहीं है, टाइम किलर्स हैं ये। तो इनके ऊपर ज़रा आपने देखना है। उसके अलावा हर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के ऊपर रीज़नेबल टाइम जो है वो आपने लिखना है। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो एग्जामिनेबल सप्लीमेंट्स आते हैं वो चीज़ें जो हैं वो आपने देखनी होती हैं। और आप लोगों की प्रैक्टिस का सबसे बड़ा मटेरियल कौन सा होता है? कौन सी चीज़ को आप कहते हैं जी हमारे लिए सॉर्ट ऑफ आसमानी सहीफ़ा है, इसमें जो आगे हम कर लेंगे पेपर पास हो जाएगा? पास पेपर्स होते हैं, यही है ना? तो आपको लोग क्या कहते हैं? 16 पास पेपर कर लें पेपर पास है, 100 सवाल कर लें पेपर पास है, ऐसे ही कहते हैं। एग्जामिनर के ये अल्फाज हैं, सीधा मैंने कॉपी पेस्ट किया है आई कैप एग्जामिनर का, जिसमें उसने खुद कह दिया कि स्टूडेंट्स रिलाय करते हैं सिर्फ पास पेपर्स के ऊपर, और पास पेपर्स में अभी इतना एरिया है जो मैंने आज तक टेस्ट नहीं किया। एग्जाम्पल दूँ, बोरिंग कॉस्ट और गवर्नमेंट ग्रांट आज तक टेस्ट नहीं हुई कि अगर आपने बोरिंग कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, आपने लोन लिया हुआ है बैंक से, आपको गवर्नमेंट ग्रांट दे देती है, उस लोन की रीपेमेंट कर देती है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? आज तक आई कैप ने नहीं पूछा। आपके स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, आपके लेवल पे एग्जामिनेबल है, आपके लेवल पे एग्जामिनेबल है। ऑटम 2009 से लेके ऑटम 22 तक के सवाल कर लें, एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के सवाल भी निकाल लेंगे, ये एडजस्टमेंट नहीं है, प्रैक्टिकेबल है, एग्जामिनेबल है। आपको कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, आप स्टेडियम बना रहे हैं, आपने लोन लिया हुआ है, रियलिस्टिक एग्जाम्पल है, पेपर में पूछ सकता है जी। आप आई कैप जो पीसीबी कर रहे हैं आजकल, एक कोई भी इदारा है स्टेडियम बना रहा है, बैंक से लोन लिया है, कंस्ट्रक्ट किया है, गवर्नमेंट को अप्लाई किया, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है इस बैंक को लोन देना है, मैं जाके लोन आपका रिपे करवा देती हूँ, लोन माफ़ करवा देती हूँ। ये गवर्नमेंट ग्रांट है, गवर्नमेंट ग्रांट है ना, ये पढ़ी ना गवर्नमेंट ग्रांट, इसे कैसे ट्रीट करेंगे? वो पूछ ले एंट्री क्या है, ये एग्जामिनेबल चीज़ है, आपके सिलेबस का पार्ट है ये, बट ये किसी पास पेपर में नहीं है। अगर आई कैप पे पूछ लेगा आपका जवाब क्या होगा? आउट ऑफ सिलेबस आया है। वो कोई चीज़ आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछ रहा, वो हर वो चीज़ पूछ रहा है जो सिलेबस का पार्ट है। लेकिन हमारी तैयारी कहाँ से हो रही है? पास पेपर से। अब वो चीज़ पास पेपर में नहीं है ना, तो ये प्रॉब्लम है। इसलिए पास पेपर से थोड़ा सा हट के आपने निकलना है, पास पेपर से दाएं बाएं जाना पड़ेगा आपको। तो कंसेप्टली जब डिस्कशन कर रहा हूँ मैं आपको सारा खिलाऊंगा कंसेप्ट के ऊपर, कंसेप्ट पक्के करवाऊंगा, कुछ प्रैक्टिस और कुछ टेस्ट होंगे आपके। उसमें आई विल ट्राई कि जितना एरिया है मैक्सिमम मैं कवर करवा के भेजूँ। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, बातें याद रहेंगी, अप्लाई करके देख लेना, जिस अटैम्प्ट में करोगे निकल जाएगा, सी फैप में भी निकल जाएगा। पहली अटैम्प्ट में पास की हो, मैं इसलिए बता रहा हूँ, अटैम्प्टर नहीं है हम लोग। आपने कोर्स को लेके कैसे चलना है? आपका पेपर कब है? कितने दिन है? अब डेज काउंट करने में 3 साल लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पढ़े दिन है ना, दिन है, अपनी ना करवा देना, 30 दिन है। साइंटिफिकली साइंस कहती है किसी भी सब्जेक्ट को 0 से पढ़ के पास करने के लिए आपको 90 आवर्स चाहिए होते हैं। साइंटिफिक स्टडी है, किसी भी सब्जेक्ट को स्क्रैच से पढ़ के उसमें प्रॉपर एक्सेल होने के लिए सिर्फ 90 घंटे दरकार हैं आपको। आप उस सब्जेक्ट के उस कंटेंट के मास्टर बन जाते हैं। 90 घंटे हैं पेपर से पहले, कैसे हैं? हाँ, एक तुमने ड्रॉप करना है, दूसरे पे तुमने कहना घर जाके कि मैं पेपर देने गया था, पेपर कैंसिल हो गया, बारिश हो रही थी, तीसरे पे तुम्हें पता रिजल्ट क्या आना है। हाँ, 90 घंटे हैं। अब 90 घंटे उनके लिए हैं जो आज 0 पे खड़े हुए हैं। आप में से कोई 0 वाला नहीं है, आप में से कौन है? 50 वाले। मैंने एज्यूम किए हैं कि 40% पे बैठे, मैं बहुत लोअर पे जा रहा हूँ। 40% का मतलब भी है कि आपको बेसिक्स नो हाउ चीज़ों की हैं। इस नो हाउ के साथ भी अगर 15 डेज आप लगा लेते हैं, 40 घंटे इस सब्जेक्ट के ऊपर, पेपर पास हो जाएगा। पेपर पास करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको एमडी बताता हूँ।
कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जो लेके चलूँगा। प्लानर बनाया था बट सुबह चेंज करना पड़ गया बिकॉज मुझे डेज की चाहिए थी एक्सटेंशन। रात को बिजी से नहीं ले पाए थे हम एक्सटेंशन, तो अब मुझे कह दिया कि आप एलोकेट करवा लें डेज। हम आपको जो अनाउंस है 19 फेब के बाद भी हम आपको 3-4 दिन दे देंगे, आप लेके चलें। अब अपना एम पे खेलें, बच्चे पास करवाने हैं। टाइम लिमिटेशन ने निकाल दी है। सखी है ना आबिद साहब, सेठ हाथ में पैसा उड़ाएगा। उसके बाद क्रॉस लिंक टॉपिक्स हैं पास्ट पेपर्स के जो करवाने हैं वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए। अगर आप सेल्फ पे भी करना चाहेंगे ना, कोई आपका दोस्त है जो किसी दूर दराज पहाड़ पे बैठा हुआ है, कहते हैं मैंने खुद ही करना है, उसमें सरिया आया हुआ है, ये सवाल कर ले। कम से कम आई कैब पे जाने से पहले ये सवाल करके जाए। ये जो आपको प्रोवाइड किए हैं कम से कम ये मस्ट डू क्वेश्चंस हैं। आप अभी कोई पढ़ने बैठते उसका जज्बा जहाज जागा कि मैंने पेपर पास करना है, सवाल देखिए 70 सवाल हैं, कौन से करने हैं, ये कर जो। ये सवाल जो ऐसे हैं जो आपके मेजर एडजस्टमेंट्स कवर कर रहे हैं। उसके अलावा 10 टेस्ट हैं आपके जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, यहाँ पे होंगे, वो आपके मार्क करवा के मिलेंगे और बिस्ती भी होगी। उसके अलावा ये नोट्स वगैरह जो हैं ये आपको शॉर्ट फॉर्म में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ग्रुप इनका आज क्रिएट कर देंगे हम, इनको शॉर्ट फॉर्म में तमाम नोट्स प्रोवाइड करते रहेंगे ताकि इनके पास किताबें वगैरह होंगी, ये वहाँ से पढ़ते रहें। प्लान है हम हर टॉपिकल बेस के ऊपर हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे। टॉपिकल पास्ट पेपर्स बता दें कौन से होंगे, अप्रोच क्या होनी चाहिए पास्ट पेपर में, वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन क्वेश्चंस कौन से होंगे, क्योंकि थ्योरी भी आनी है। R1 में कोई आपको 8 से 10 नंबर की थ्योरी मिलनी है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में कुछ भी पूछ सकता है, इवन वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में पूछ सकता है कि हम डेप्रिसिएशन को कैश फ्लो में क्यों ऐड करते हैं एड बैक। वो ये भी थ्योरी पूछ सकता है आपसे 3 नंबर की कि कैश फ्लो के क्वेश्चंस में डेप्रिसिएशन जो है वो ऐड बैक हम क्यों कर रहे हैं, वो पूछ सकता है, आपको बताना पड़ेगा। उसके अलावा न्यूमेरिकल्स को कैसे हैंडल करना है, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम टाइम कैसे होना चाहिए, आइडियल स्केड्यूल क्या होना चाहिए स्टडी का, प्लान टाइम, मॉक कैसे होगा आपका। एक फाइनल मॉक मैं यहाँ पे कंडक्ट कराऊंगा 27 फरवरी को, वो भी आप लोगों ने देना होगा। उसके बाद आप लोग जाएं सिमरन जी लें अपनी ज़िंदगी। उसके बाद कुछ जर्नल टिप्स एंड टेक्निक्स हैं, पेपर आपका पास हो जाएगा। इस महीने में सबसे पहले जो आपने काम करना है ना, सबसे पहला काम मैंने लिखा हुआ है, कौन सा है, ये सबसे नीचे से इसलिए लिखा है ताकि नज़र आए। यहाँ लिखता आपने इग्नोर करना था, यहाँ पे वो चीज़ लिखी है जो आप कर ही नहीं पा रहे। सबसे पहला है नीयत होनी चाहिए, मेक अप योर माइंड, दिमाग होना चाहिए कि भाई पास करना है, अच्छी नीयत होनी चाहिए पास करने के लिए। उसके अलावा सिलेबस के इंपॉर्टेंट एरियाज मैंने कुछ हाईलाइट कर दी हैं, आज ग्रिड बता दी है, हर ग्रिड पे बताता जाऊँगा। अपना स्केड्यूल बनाना आपने आफ्टर क्लास का, कुछ तो मेरे साथ चलें, कुछ आफ्टर क्लास हैं। अगर स्केड्यूल नहीं बनते तो बता दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। रूटीन होनी चाहिए और सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा आपको कि पढ़ना है अब। उसके अलावा अपनी कोर्स कंप्लीशन को अपने एक्चुअल स्केड्यूल से कंपेयर करें। आपका प्लानर क्या है, आप कहाँ पे जा रहे हैं, कंपेयर करें। पढ़ाई में ब्रेक्स लें, इंटरवल्स में पढ़ना है, मॉक देना है, अपने दुआ भी करनी है और सबसे पहले इसको 3 तलाक़ें देनी है। मजाक के अलावा These things are putting negative energies in yourself। आप अभी अपनी फेसबुक खोलें, आप किसी भी जर्नल ग्रुप पे जाएं, वहाँ लिखा होगा ये इतने लेक्चर हैं पेपर पास हो जाएगा, ये कर लूँ पेपर पास हो जाएगा, ये छोड़ दूँ पेपर पास हो जाएगा, यही होगा। इस वक्त हर दूसरा क्या मिल रहा होगा आपको, ये कर लो या ये ना करो, ये नहीं किया तो पेपर पास हो जाएगा। अभी सवाल आएगा IS 16 छोड़ दूँ R1 पास हो जाएगा, और ऐसे ऐसे कमेंट आएंगे 16 तो 100 नंबर का आता है, तुम 16 छोड़ दो 84 नंबर आ जाएंगे। उसने को भाई IS 8 जो है वो पूरा 16 पे पूछ सकता है, वो रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट पूछ सकता है, प्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट पूछ सकता है, क्या करोगे वहाँ पे। IS 20 सारे कहते हैं यार कुछ नहीं आता बीच में से, IS 20 की इतनी तबाही एडजस्टमेंट्स पेपर में आ सकते हैं, आपकी सोच है, और सारी आपके एग्जाम लेवल की होंगी। लेकिन आप उनसे जाएंगे, वहाँ पे गाइड करने वाला कौन होगा, पापा की परी होगी कोई जिसकी 6 अटेम्प्टें लगी होंगी, और वो परा होगा पीछे बैठा होगा, और आप लोग सारे क्या कर रहे होंगे, इनबॉक्स में पहुंचे होंगे, मुझे भी गाइड कर दें, मुझे भी गाइड कर दें, और वो आपको ऐसा मिस गाइड करेगा कि आप भी नेक्स्ट टाइम पापा की परी बने होंगे उसी जाके जगह पे। ये ऐसे ही हो रहा है आप लोगों के साथ। पेपर पास करने की दवा भी नहीं मिलनी, बस दुआएं मिल रही होनी आपको। तो ये वाकई नेगेटिव एनर्जीज ला रहा है आप में। कभी सेल्फ एनालिसिस करना, आप लोगों की फेलियर की रीजंस में से ना एक सबसे बड़ी रीज़न ये भी है, ये कोई आप लोगों के बेनिफिट्स के लिए नहीं बने हुए, मैं ट्रू कह रहा हूँ, ये कोई बेनिफिट्स के लिए नहीं है। बेनिफिट्स के लिए जो है वो बड़ा अच्छा सर्व कर रहे हैं, जो आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो प्लान्स दे रहे हैं, जो गाइड कर रहे हैं। ये जो है ना परी लिमिटेड वाले, इनको अवॉइड करें, पास हो जाएंगे।
ये स्केजूल था, वैसे टेंटेटिव स्केजूल ये था आपका, ये जो चेंज हो गया इसलिए मैंने शेयर नहीं किया, वरना आपको मिल जाना था, जिसको मैं कोई 18 फेब पे ख़त्म कर रहा था। 9 मैं इसको 22 फेब पे ख़त्म करूँगा, ठीक है, एक्सटेंड करूँगा। एक संडे आपका ऑन होगा, ये वाला संडे, उसके बाद संडे मैं ऑफ कर दूँगा। प्लान वैसे ये था, अब इसको चेंज करना पड़ रहा है। तो उससे अच्छा प्लान था, लेकिन मुझे थोड़ी सी ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी। आई वॉज लाइक कि यार थोड़ा सा ना मैं आप लोगों को जुल्म कर दूंगा, 3 घंटे की बात करके 2 घंटे में करके मैं स्पीड में निकल लूँगा, आप पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि मुझे 4 दिन एक्स्ट्रा दे दें, मैं मैनेज कर लूँगा। मैंने कहा बच्चों से पूछ लें, वो ना सर फाड़ना शुरू हो जाए। तो मैंने कहा वो उनको जिन्हें आना है वो आ जाएंगे, जिन्हें नहीं आना वो कल भी नहीं आएंगे। तो इसलिए मैं इनको, इट वॉज प्लान कि 18 फेब को एंड हो, बट इट विल बी एंडेड ऑन 22 फरवरी। पूरा सिलेबस करवा के भेजना है विद प्रैक्टिस। वैसे प्लान कुछ इस तरह सा था, आपका टॉपिक होगा, उसका नेक्स्ट डे टेस्ट था, और ये भी थोड़ा चेंज करके भी आया हूँ मैं। फॉर एग्जांपल आज मैं डे 1 शुरू करूँगा ये 7 कैश फ्लो से, कल उसका टेस्ट नहीं लूँगा मैं, उससे नेक्स्ट डे टेस्ट लूँगा डे 3 पे। डे 1 पे पढ़ाया, डे 2 देना आपको तैयारी के लिए, डे 3 पे उसका टेस्ट लेना है मैंने आपसे। 35 नंबर का होगा या 40 नंबर का होगा, जो आप यहाँ पकड़ेंगे, अपना सॉल्व करेंगे, जाते हुए इसको पकड़ा जाएंगे या उसको पकड़ा जाएंगे, आपको 2-3 दिनों में मार्क होकर मिल जाएगा वो। यहाँ पे हम उस टेस्ट को एडजस्ट भी कर लेंगे। डे 2 पे आपने जैसे फॉर एग्जांपल इक्विटी पढ़ी है, इक्विटी क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी, डे 2 पे पढ़ा, डे 3 पे इसको तैयार करें, डे 4 पे इसका टेस्ट दे दें। जो डे 3 पे पढ़ा होगा डे 4 पे तैयार करेंगे, डे 5 पे टेस्ट। इट्स मीन्स कि मैं आपको 1 दिन का मार्जिन दे रहा हूँगा उस टॉपिक को टेस्ट करने के लिए। और मेरे ख्याल से अगर आपके 3 सब्जेक्ट भी है, एज्यूमिंग डैट ये 1 दिन का मार्जिन इनफ है कि आप उसको तैयार कर सकते हैं। जब आपको हर चीज़ यहाँ पे बता दी है, आपको प्रैक्टिस भी बता दी कैसे करनी है कैसे नहीं करनी, 2-3 सवाल भी करवा दिए हैं, आइडल क्वेश्चंस भी गिवन है करने के लिए, तो मेरे ख्याल से आफ्टर क्लास जाके आप 3 से 4 घंटे अगर लगा लेते हैं इन अ स्पैन ऑफ 28 आवर्स, आप टेस्ट दे सकते हैं, हो जाएगा तैयार। दिस इज़ द आइडियलिस्टिक अप्रोच जो आपको लेके चलनी पड़ेगी। और इसमें बहुत सोच समझ के आपके एंड पे गया हूँ मैं कि आपके ऊपर ये बर्डन ना हो किसी भी एंगल से, वरना मेरे लिए बड़ा आसान है, आज पढ़ाया कल टेस्ट ले लिया, आप कोई नहीं दे पाएगा। अभी जाएंगे फोर्थ हुए होंगे क्योंकि इसके बाद टेक्स्ट पढ़ रहे होंगे, कोई बीलो ले रहा होगा, 3 के बाद क्या करेंगे आप, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मुझे पता है कि वहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा मोहब्बत होगी उन सब्जेक्ट्स के साथ, तो उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने यहाँ पे 1 दिन से ले लिया कि मैं आपको 1 दिन दे दूँगा तैयारी करने के लिए। आज पढ़ो, कल पूरा दिन उसको अपने टाइम पे तैयार करो, आपके पास आज से भी कुछ टाइम है तैयार करने के लिए, कल का भी कुछ टाइम है तैयार करने के लिए। 3rd डे पे मैं टेस्ट ले लूँगा, आप बिफोर क्लास आके टेस्ट दें, सुबह 9 बजे 11 बजे क्लास में आके बैठ जाइएगा, ठीक है, और इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। दिस टेस्ट आर एब्सोल्युटली फ्री, कोई कॉस्ट नहीं है, डन। मॉक भी आपका फ्री होगा, उसकी भी कोई कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट सिर्फ इसकी एक चीज़ है, वो आपकी एफर्ट्स हैं। दिस इज़ द कॉस्ट जो आपको बेयर करनी पड़ेगी, अदरवाइज मेरे एंड से कोई किसी चीज़ की कॉस्ट नहीं है। कर लोगे पास कर जाओगे, नहीं करोगे अपने आप को डिप्रेस कर जाओगे, इट्स टोटली अप टू यू। मेरे एंड से जो है वो मैं 100% प्रोवाइड कर दूंगा, आपके एंड से जो है वो आपने करना है, और वो सिर्फ और सिर्फ एफर्ट्स हैं। टेस्ट और मॉक्स की इंपॉर्टेंस जो है आपको बता देता हूँ। टॉपिक्स आप सबको आते हैं, थोड़े बहुत आते होंगे, आप सबको इवन जर्नल एंट्रीज पास करना आती होंगी, डेबिट कैसे होते हैं क्रेडिट कैसे होते हैं। मैं आपको अभी सवाल दूँ ना, एक बेसिक क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज का, और टाइम लिमिट लगा दूँ 10 मिनट में करने, आप आसान से आसान एंट्रीज नहीं पास कर पाएंगे 10 मिनट में, टाइम लिमिटेशंस में होंगी। क्यों? चीज़ें नहीं आती, चीज़ें आती होंगी, क्यों नहीं कर पाएंगे? एग्जाम प्रेशर, टाइम मैनेजमेंट आपको नहीं आती होगी, डैट्स वाई आप इसमें क्या कर रहे होंगे, सफ़र कर रहे होंगे। ये टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको प्लान तैयार करना है हमने। ये टेस्ट का जो सबसे बड़ा मकसद जो है, फेल करना नहीं है, बिस्त करना नहीं है, आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाना है कि टाइम किस तरह से मैनेज करना है, आपने किस तरह से कितने टाइम में कौन सा क्वेश्चन करना है, ये चीज़ आपको सिखानी है, ये चीज़ सिखा के भेजनी है। इसके बाद 27 तारीख को मॉक है, 22 तारीख को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। उसके बाद 2 आपके सेशंस भी होने हैं पास्ट पेपर्स के, 3 सेशन कर लेंगे हम 22 के बाद पूरे 27 को मॉक देने के बाद कितने दिन रह जाएंगे आपके पास? काफ़ी, तू काफ़ी कर जा रहा है भाई, सितंबर से पेपर है गए, तेरा पेपर सितंबर में, ये बेचारे मार्च वाले हैं, तेरे काफ़ी ख़त्म नहीं हो रहे पिछले पौने घंटे से। 300 दिन साढ़े को ले गए, 30 दिन नहीं है यार होते,
काफ़ी। हाँ 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 हाँ, काफ़ी है भाई, है ही बहुत काफ़ी। तू कैफी खलील बन जाए इस चीज़ पे, हर सवाल में काफ़ी। आप जब मॉक देंगे ना, मैं आपसे 10 से 12 टेस्ट कंडक्ट कराऊंगा, आप मॉक देंगे, मॉक टोटल अनसीन होगा। आप किताब भी खोल लेंगे ना, यहाँ पे ओपन बुक करके भी करेंगे, हर चीज़ आती भी होगी, आप कभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में मॉक 100 मार्क्स का नहीं कर सकते। लॉजिकली प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है फॉर एवरीवन। जो कहता है मैं कर लूँगा वो झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है, नहीं कर सकते। क्यों? टाइम मैनेजमेंट नहीं आती आपको। प्रैक्टिस सारे सवाल किए होते हैं, मैं आपको एक नॉन क्वेश्चंस जो आप सारे प्रैक्टिस कर चुके हुए हैं, तो हिफ्ज़ हैं सवाल आप लोगों को कि कहाँ कहाँ पे रट्टा मारा, कौन सी वैल्यू आती है, मैं वो सवाल प्लेस कर देता हूँ आपको। 8 सवाल 3 घंटे देता हूँ, मुझे आप वो भी 100 नंबर का पूरा नहीं करके दिखा सकते, आता होगा। अगर वो सवाल जो आपको आते हैं, अगर आप वो 100 नंबर में नहीं कर सकते, तो क्या आई कैप में अननोन क्वेश्चंस कर पाएंगे? ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सलूशन भी है। इस प्रॉब्लम का सलूशन है कि जब आपने यहाँ से फ्री होना है, आप लोगों ने एक वादा करके जाना है मेरे साथ। आप लोगों ने घर में बैठ के, इवन हमारी लाइब्रेरीज ओपन हो गई हुई हैं, टाइमिंग है सुबह 9 से रात 9 या 10 तक लाइब्रेरीज है हमारी। आप सुबह 9 बजे आएँ, इवन 7 बजे भी आ सकते हैं, हमारा ऑफिस कैंपस खुल जाता है। 7 बजे आएँ, ये 7 लाइब्रेरीज है, गर्ल्स की लाइब्रेरीज में सेपरेट है, फीमेल्स की लाइब्रेरी ऊपर है, बॉयज़ की लाइब्रेरी नीचे है। आप बैठें, सुबह 7 बजे आएँ, रात को 10 बजे जाएँ, कोई मसला नहीं है हमें, हमारा कैंपस यहाँ पे होना है। आपने बस एक वादा करना है, इसके बाद आपने 3 एग्ज़ाम साइमुलेशंस करनी है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको यहाँ बिठा के करवा दूँगा। वो क्या होगा, हम 3 अटैम्प्ट्स के पेपर पकड़ेंगे 3 डेज़ के ऊपर, लाइक हर 3 दिन के बाद हम डे डिसाइड कर लेंगे, ये डे है, ये डे है और ये डे है, आफ्टर द रिवीजन। अटैम्प्ट नॉन होगी कि जैसे ऑटम 22 पकड़ ली, ऑटम 21 पकड़ ली, ऑटम 19 पकड़ ली, कोई भी 3 रैंडम अटैम्प्ट्स पकड़ेंगे। यहाँ पे बिठाऊंगा आपको, या अपने घर खुद ही बैठ जाइएगा। आपने प्रॉपर टाइमर लगाना है 3 घंटे 15 मिनट का। प्रॉपर प्रिंटेड फॉर्म में आपके पास पेपर होना चाहिए, जितनी आई कैप में शीट्स मिलती हैं उतनी शीट्स आपके पास होना चाहिए। प्रॉपर एग्ज़ाम इन्वायरमेंट में बैठ के आपने करना है। अब ये होगा क्या, पहला आप पेपर करेंगे, आप वो सवाल कर रहे हैं जो आप क्लास में कर चुके हुए हैं, जो आपको हिफ्ज़ हैं, जो आप पानी की तरह घोल के पी चुके हुए हैं, ऐसे ही करेंगे। नॉन पेपर है, प्रैक्टिस किया होगा। जब आप फर्स्ट डे बैठेंगे ना, फर्स्ट पेपर करने होंगे, आप 3.25 घंटे में पेपर जब करेंगे, पहली बात है पेपर पूरा नहीं होगा। किसका पेपर पूरा नहीं होगा? जो आपको आता है। दूसरी क्या होगा, आप उसमें से मैक्सिमम 70 मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। कोई बहुत अच्छा बच्चा होगा वो 80 पे जाएगा, 80 से ऊपर कोई बच्चा उस 3.25 घंटे में नहीं ले पाएगा उस पेपर को जो नॉन है। परेशानी है? नहीं है। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आपको आदत नहीं है, आपके ब्रेन और आपके हैंड सिंक नहीं हुए थे अभी, माइंड तेज़ था, हाथ स्लो थे आपके। 3 दिन बाद दोबारा पेपर पकड़ेंगे, कोई रैंडम अटैम्प्ट का, 3 घंटे 15 मिनट लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। सेकंड पेपर पे वही आप होगे और आपका पेपर ये 85 का बेंचमार्क क्रॉस कर गया होगा, पासिंग मार्क्स हुआ, इम्प्रूवमेंट आएगी, ट्राई कर लीजिएगा, आएगी। उसके 3 दिन के बाद आप कोई तीसरा पेपर पकड़िएगा, कीजिएगा, आप 95 प्लस क्रॉस करके होंगे। उसके बाद कोई रैंडम मॉक शॉक पकड़ लीजिएगा, कुछ भी कर लीजिएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा, जब आप आई कैप में जाएंगे आपको लग रहा है कि आप फर्स्ट टाइम पेपर देने जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है आप आई कैप में R1 का फर्स्ट टाइम पेपर देने जा रहे हैं, बट आपके माइंड को नहीं लग रहा है। आपके माइंड को उस सब्जेक्ट को कैलकुलेट करने में, उस सब्जेक्ट को लिखने में आदी बना दिया हुआ है। 3 दफ़ा आप उस सब्जेक्ट को करके गए हुए, टाइम प्रेशर में करके गए हुए। जब आप आई कैप में बैठ के पेपर कर रहे हैं, आपका हाथ बहुत तेज़ चलेगा, बहुत तेज़ चलेगा। उसमें सिर्फ एक चीज़ डील कर रहे होंगे, वो होगी अनसर्टेनिटी। वो 40% भी नहीं है पेपर में, 30% के करीब अनसर्टेन चीज़ें हैं जो मुश्किल एडजस्टमेंट्स हैं, जो लाइक क्लिक नहीं कर रही होंगी। 70 से 80% सिंपल एडजस्टमेंट्स हैं जो आप ऑन द वे क्या कर रहे होगे। इसके बाद जब आप आई कैप में गए हो पेपर देने के लिए, तो प्रैक्टिकली आप R1 का पेपर आई कैप हॉल में बैठ के 4th टाइम कर रहे हो। 3 दफ़ा घर में करके गए हो पेपर R1 का, उससे 3 घंटे 15 मिनट में। 4th टाइम कहाँ पे कर रहे होगे? आई कैप में कर रहे होंगे। जब आप आई कैप में कर रहे होंगे, आई कैप हॉल में आपका 90 मार्क्स का पेपर हो जाएगा, और वो वाला जो अनसर्टेन है। चैलेंज कर रहा हूँ, करके देख लीजिएगा। 90 प्लस मार्क्स आप आई कैप में उस दिन करके निकलेंगे। जो सा मर्जी पेपर पे आजमा के देख लें, इस पे आजमा लें, CMA पे आजमा लें,
टेक्स्ट पे आजमा लें, जिस मर्जी पेपर पे आपने टेस्ट करना है ऐसे कर लें। ये है, दिस इज़ द की फॉर एग्ज़ाम मैनेजमेंट। पेपर पास करने के लिए एग्ज़ाम मैनेजमेंट आनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट सीखनी है, कंटेंट सबको आता है। यहाँ पे आप किसी से कोई सवाल करूँगा सबको पता है उसका जवाब। सीए के बच्चे को नॉलेज सारी होती है, उस नॉलेज को पेपर पे ट्रांसफॉर्म करना है। 6 महीने पढ़ा है, 3 महीने पढ़ा है, 1 महीने पढ़ा है। आई कैप ने टेस्ट कहाँ करना है आपको? 3 घंटे 15 मिनट में करना है। तो जंग असल 3 घंटे 15 मिनट की लड़ने की है। अब हमने 3 घंटे 15 मिनट की फ़ाइट करनी है कि वहाँ पे हमने कैसे परफॉर्म करना है। दिस इज़ द की, आप पेपर पास कर सकते हैं। इसको ज़िंदगी में अगर कर लेते हैं तो आप CFAP जैसे बड़े बड़े पेपर्स को भी कर सकते हैं। आपसे R1 का पेपर नहीं होता, हमने CFAP का पेपर 98 मार्क्स का अटैम्प्ट किया वाई कैप में बैठ के, AFR का, BFD का, जो जिन है। AFR इसको मल्टीप्लाई बाय 300 करने तो वॉल्यूम बनता है। ICAW के सवाल करते हैं, 55 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 55 नंबर का एक सवाल होता है, 2 सवाल पेपर पास, एक सवाल भी फेल हो, आपका पेपर फेल हो जाएगा। उसके प्रोफेशनल लेवल्स में होते हैं पेपर। द थिंग इज़ डैट, इतने मैं भी ज़हीन आदमी नहीं हूँ। थिंग इज़ डैट, पता करना कैसे है। किसी भी पेपर में देना होगा ना, मैं 3 बारी पेपर घर करके जाऊँगा। 4th टाइम मैं हॉल में बैठा होता हूँ, मेरा हाथ चल रहा होता है। अनसर्टन चीज़ें मैं छोड़ता जाता हूँ, सर्टन आती है मैं करता जाता हूँ। आधे टाइम में मेरा पेपर पूरा हुआ होता है, फिर मैं टाइम लगाता हूँ, यार ये नहीं आता, आ जाओ करते हैं, पेपर निकल जाते हैं। बिलीव मी, पेपर निकल जाएगा। कोई पेपर न्यूमेरिकली पास करना मुश्किल नहीं है, तरीका आना चाहिए। ये बातें याद रहेंगी। एग्ज़ाम साइमुलेशन करके जानी है, और ये भी कुछ करना है, लेकिन आप लोगों ने नहीं करना। वो आप नमाज तो पढ़ते नहीं है, दुआएं कोई और मांग लेते हैं। ये करना है, ये करना है और ये करना है, बाकी कुछ नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। ये कुछ बातें हैं जो आपके माइंड में होनी चाहिए, ये आपको गाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेचारे आप लोग दे मार 450 700 सवाल करके जाएंगे आई कैप में, फिर फेल हुए होंगे, क्योंकि सवाल तो बड़े आते हैं, करना कैसे ये नहीं पता। अब आप कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो बताएं, मैं क्या शुरू करूंगा। एनी क्वेश्चंस बाय एनीवन? तुझे नींद आ रही है? क्या मुंह धो के आ, फिर वो साबुन दोबारा धो के आई, जिससे मुंह धो के आएगा। पेपर पास करना आसान है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो आप खुद हैं। ये खुद बंदा जो है अपने पास्ट फ्यूचर का रिस्पॉन्सिबल है। तैयारी के बात कर रहा पर्सपेक्टिव से, मैं कर रहा हूँ कॉन्फिडेंस के बाद से। आप में से मेजोरिटी बच्चे जो होते हैं आई कैप में, वो कॉन्फिडेंस लूज करके बैठे होते हैं, नहीं हो पाएगा। जिस दिन आपके माइंड में नहीं की बात आ जाती है ना, आप अपनी कहानी वहाँ पे हार जाते हैं। क्यों नहीं हो पाएगा? रीज़न क्या? इसके पास ब्रेन है, दिमाग है, तुम्हारे पास कैलकुलेटर है, पेन है, पेपर है, यही कंटेंट अवेलेबल है। अगर ये पास करते तुम क्यों नहीं कर सकते? रीज़न क्या? फैक्टर छोड़ें जी, वो अमीर है मैं गरीब हूँ, उसके पास घर है मेरे पास झोंपड़ी है, ये फैक्टर्स अलग हैं। रीज़न इज़ डैट कि आप लोगों ने पहले ही अपनी नेगेटिविटीज़ ऑब्जॉर्व कर ली होती हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। कभी अपने लाइफ में ये पॉजिटिविटी ला के देखें, उससे ही हम कर सकते हैं। ये सेल्फ बिलीफ पैदा करते जाएं, अभी कर लें, पेपर निकल जाएंगे। पेपर क्या, ज़िंदगी में हर चीज़ कामयाब हो जाती है। सेल्फ बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप किसी से कमतर नहीं है, कोई आपसे अबतर नहीं है। अल्लाह ने हर एक को सेम बनाया हुआ है, सेम ब्रेन दिया हुआ है, हर एक को सेम नेमतें दी हुई है। द थिंग इज़ डैट कि आप उसको यूटिलाइज़ कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरा एक दोस्त था, तो ही वॉज अ टॉपर इन FSC, CA में आया, उड़ गया, डिस्क्वालीफाई हो गया हुआ, नहीं पास कर पाया। ही वॉज अ टॉपर इन FSC। क्या अब वो टॉपर का कुंज़ेन था? FSC का टॉपर मानते हैं कुंज़ेन हो सकते हैं, डिस्क्वालीफाई हुआ CA से। वो आई कैप निकाल दिया कि भाई तुम्हारा पेपर पास है तो तुम घर जाओ, शाबाश, कुछ और करो। आज वो BA करके किसी क्लरिकल जॉब में लगा हुआ है, सरकारी जॉब के आजकल धक्के खा रहा है, और वो टॉपर है FSC का। उसको ये हमजा शहबाज ने वो क्या सेरेमनी जो होती है उस पर उसको अवार्ड्स दिए हुए हैं, तस्वीरें से घर लगी हुई हैं। वो टॉपर आदमी BA करके रुल रहा है, कभी मेट्रो बस में जॉब कर रहा होता है, कभी कहीं जॉब कर रहा होता है। और मैं से कहते हैं तुम फेल क्यों हुए हो? कहता मुझे पता नहीं है। मैं कहा तुम लोगों ने अपना टाइम बड़ा वेस्ट किया था, तुम्हारे गर्दन में था कि मैं टॉपर हूँ, मैं हर चीज़ कर लूँगा। उसके साथ हमारे एक बैच में लड़का था, वो अराउंड उसके 68% नंबर थे, 68% FSC के नंबर में।
वो बंदा फर्स्ट अटैम्प्ट में हर पेपर पढ़ता गया। ही इज़ अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ही इज़ वर्किंग इन ओमान राइट नाउ। अब अल्लाह यहाँ पे क्या डिवीज़न आप कह सकते हैं, कोई डिवीज़न है यहाँ पे? थिंग्स दैट एफर्ट्स, मेहनत, और उसको बिलीव था कि मैं कर सकता हूँ। उसको हम सारे कहते हैं तू क्या कर रहा है। अकाउंटिंग की किताब के ऊपर आई कैप के स्टडी टेक्स्ट को पकड़ के उसके ऊपर वो उर्दू लिखता था, सवालों के ऊपर सवाल पढ़ रहा है उसको उर्दू तर्जमा सवाल के ऊपर लिखता था वो। ये उसका मेंटल लेवल था। कोई पेपर उसका सेकंड अटैम्प्ट में नहीं गया, हर पेपर फर्स्ट अटैम्प्ट में, क्वालिफाइड सबसे अर्ली, जॉब सबसे अच्छी है और वो सबसे ऊपर जिस वक्त हमारे में पूरे ग्रुप में। ये क्यों, कैसे? सेल्फ बिलीफ था कि मैं कर सकता हूँ। ये आप में भी होना चाहिए कि कभी भी नेगेटिव ना सोचें कि हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो पाएगा। रीजंस क्या नहीं हो पाने की, कभी लिखना। मुझे अपनी कोई बता दे 5 रीजंस कि आपसे ये नहीं कर सकते, आप पेपर पास नहीं कर सकते, मैं एडमिट करूँगा। कोई सी 5 रीजंस ना मुझे पेपर पे लिख के दिखा देंगे आप ये पेपर क्यों नहीं पास कर सकते, आपसे ये क्यों नहीं कर सकते। कोई होंगी? एक भी नहीं मिलेगी आपको कि क्या रीज़न है आप क्यों पेपर पास नहीं कर सकते। जिस दिन मिल गई मुझे बता दीजिएगा, मैं उस दिन तक का वेट करूँगा। क़यामत तक का टाइम है ही नहीं आपके पास। रीज़न हो सकती है मेरी एक आँख ख़राब है, नज़र नहीं आता, ये रीज़न है। पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, रीज़न नहीं है। लेक्चर नहीं लिया, ये रीज़न नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। 5 रीज़न्स मुझे ज़िंदगी में कभी आपने लिख के देंगे, ज़िंदगी में कभी लिख के देनी है कि आप क्यों नहीं काम कर सकते। कोई भी काम जो करना है आपने क्यों नहीं कर सकते, गिव मी एनी 5 रीज़न्स। अगर हुई तो मैं मान लूँगा कि यस यू आर नॉट मेड फॉर दिस थिंग। अगर नहीं है तो फिर करो। और करने के लिए सिर्फ क्या चाहिए आपको? एफर्ट्स चाहिए। खामोशी से एफर्ट्स करते जाओ, हर चीज़ मिलेगी आपको ज़िंदगी में। पेपर तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो अभी से अपनी नीयत बना लो, पेपर पास करना है और पेपर पास हो भी जाएगा। पेपर पास हो भी जाएगा। वो है ना, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर। अगर आपकी नीयत ही पास करने के होगा पास। अगर नीयत में डाउट से पास होगा फिर नहीं होता, फिर कभी भी पास नहीं होगा। आपको अपनी नीयत पे डाउट है, होगा कि नहीं होगा? भाई जब तुम्हें सर्टन नहीं हो तुम मौजे करेंगे अल्लाह के? मौजे नहीं होते, ये साफ सीधी बात है। मेरिकल्स नहीं होते। एफर्ट्स करेंगे, चीज़ें मिलती रहेंगी आपको। और ये तमाम सक्सेस डिपेंड करेगी आपकी नीयत के ऊपर। नीयत क्या है आपकी? आप आज के नीयत मैंने पास करना है। क्या प्रॉब्लम्स हैं? आप डी ट्रैक हो जाते हैं, दाएं बाएं दोस्त वगैरह हैं, 1 मार्क के सब कुछ छोड़ दें। जहाँ पे डी ट्रैक 2 में जो गलतियाँ की हैं 6 मार्क की वो लिख लें, वो ना करें। अगले 30 दिन ने डेडिकेट करें अपने आप को, पेपर पास हो, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर पेपर पास यहाँ पे ना हुआ, कोई यहाँ पे हुआ ना, ये तमाम एक्टिविटीज़ करता है। पेपर फेल हुआ, नेक्स्ट अटैम्प्ट में उसको यहाँ पे मैं पढ़ा दूंगा फ्री में, मेरे कॉस्ट मैं पे कर दूंगा उसकी। अगर तमाम एक्टिविटीज़ करने के बाद कोई फेल होता है, नेक्स्ट अटैम्प्ट में मैं पढ़ा दूंगा उसको, खुद कॉस्ट पे कर दूंगा। इतनी बड़ी बात करूँ, अगर आप एक कर लेते हैं पेपर फेल नहीं हो सकता आपका। सेल्फ बिलीफ लेके आओ कि यू कैन डू दिस, एवरीवन कैन डू दिस। हर एक का ब्रेन इतना ही है। ठीक है, काफ़ी इतनी मोटिवेशन, ठीक है, कर सकते हो, करना भी है इंशाल्लाह। कैश फ्लो शुरू करें? 5 मिनट साथ लेने दियो यार। अब कोई सवाल वगैरह है पूछ ले, फिर मैं कैश फ्लो शुरू करता हूँ। समझ नहीं आई यार। मैं आपको बात बताऊँ, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि R1 स्टैंडर्ड्स कैरी करें। एडवांस में भी नहीं लेके गया हुआ, पेपर पास हो जाता है। स्टैंडर्ड्स ना पता नहीं क्या है, क्या आना ही ज़रूरत है R1 में मैक्सिमम जो आपको चाहिए स्टैंडर्ड्स की चीज़ें वो जाके लगती हैं कि IAS 8 में जाके अप्लाई करनी होती हैं। वो थोड़ी बहुत बातें 4-5 आप उसको यहाँ पे सारा देख लें। स्टैंडर्ड्स लेके जाने से सवाल नहीं होता, ये बात क्लियर है। स्टैंडर्ड्स कैरी करने से सवाल नहीं हो सकता आपका। हाँ, स्टैंडर्ड कैरी करने से पेपर आपका फेल हो जाएगा, ये मैं बता सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ। आपके पास 3 घंटे 15 मिनट है, आपको कोई एडजस्टमेंट चाहिए, ढूंढेंगे? ढूंढेंगे। कोई सवाल में लाइन लिख लिया, क्लिक नहीं हो रही, भागेंगे ढूंढने के लिए, खोलेंगे किताब, टाइम वेस्ट होगा। अगर टाइम वेस्ट होगा पेपर पास हो जाएगा आपका। तो याद क्यों नहीं होती? R1 में कोई थियरी ऐसी नहीं है जो याद करने वाली नहीं है।
स्टैंडर्ड में है नहीं यहाँ पे, इतना तो बड़ा यहाँ पे है नहीं। R2 में अगर आप कहें ना सर 1037 है 38 का वो एनालिसिस है, मैं मान लूँगा, हालांकि वो भी हो जाता है, एक आपका एक्रोनिम है, आप उससे कर जाते हैं, उसमें फिर भी एक्सेप्ट कर लूँगा, इसमें कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि इसमें आप कैरी करें स्टैंडर्ड, तो आपको हर चीज़ पता है, इसमें नहीं कैरी करना चाहिए। आई कैप में तो क्या है, आ जाए हम आपको ईजी करते हैं, आप हों ईजी फील करेंगे। वो तो कमेटी है आई कैप, हर अटेम्प्ट में फिक्स अमाउंट जा रही है जिसका रिटर्न ही नहीं आना, कमेटी डाली हुई है घर वालों, क्या तो कमेटी आई कैप हमारी, अगर क्वालिफाई हो गए तो रिटर्न मिलेगा, अदरवाइज कमेटी बैड डेट, एक्सपेंस भी नहीं होना ये। लास्ट अटेम्प्ट में जो स्ट्रेट फॉरवर्ड टेस्ट किया था ना, वो चैप्टर 1 आपका जो आई कैप का था, उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ था, अगर आप पढ़ के जाते ना आई कैप की किताब से, तो वो 14 नंबर में से 10 नंबर आपको फिंगर टिप्स पे आने थे, और वो 10 नंबर भी वो थे जो बिल्कुल आसान थे, बेसिक लेवल के थे। और बताओ, और वो जब सवाल खोलने में टाइम वेस्ट किया होगा वो बताओ, इसलिए कहते हैं कि थोड़ा बहुत ना पढ़ के जाते हैं। भाई मैं वही कह रहा हूँ, तू ले जा, तू लाइया खोल नहीं स्टैंडर्ड, और कुछ लगा ली 15 मिनट वहाँ पे लब लब को चीज़ें, हाँ नहीं लगाएगा ये, काफ़ी टाइम है ना, बहुत टाइम है, तो ले जाइए यार, वो ले जाइए आपसे टेक्स्ट पढ़ा था, वो चीज आपने बताई, मैंने किया वही था, पर परफॉर्मेंस मेरी जो मेरा 3 नंबर का क्वेश्चन रह गया था लास्ट में जब मैंने आईक्यू में परफॉर्म किया, तो मैं प्रैक्टिस पहले ही आपके तरीके से इतनी कर लेता हूँ, वो स्टैंडर्ड भी खड़ा करूंगा सर। फिर टाइम क्यों मेरा वेस्ट कर रहे हैं, जब माननी भी मेरी बात है एंड पे, फिर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तू ले जाइए यार, तू मुझे बेच दे, मैं आगे किसी को बेच दूंगा, तू ले जाइए, ठीक है, तू ले जा यार स्टैंडर्ड यार, तुझे मैं कह रहा हूँ ले जा, कहानी खत्म कर यार, तू सारे कह रहे हैं पता नहीं कब बोलना बंद करेगा, हम क्लास शुरू करें, बोली जा रहे हैं, तू ले जा स्टैंडर्ड यार। ये फिर हो रहा होगा कि यार सर टाइम नहीं मिला खोलने का स्टैंडर्ड, इतना वजन उठा कर लेके गया हूँ मैं, नहीं तू ले जा, मैं खुद पिक एंड ड्रॉ दे दूंगा स्टैंडर्ड की। 250 रुपये लीटर पेट्रोल है, 250 रुपये इकट्ठा हो गया, वो भी फिर महंगा हो जाना है, लेकिन तू ले जाएंगे अलाउ है तुझे, लेकिन सिर्फ खुलना स्टैंडर्ड फिर भी नहीं है। आप मिक्स क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं ना, मिक्स क्वेश्चन में रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन पे आप जाते नहीं हैं, आप इररेलेवेंट पे जाते हैं। आज तक का सबसे मुश्किल सवाल है हड़प्पा लिमिटेड वाला, IS 16 का, फंसते हैं, एक दिश्तगील वाला है, एक हड़प्पा वाला है, ऐसा ही है, सबसे आसान सवाल है ये। एक स्पुतनिक है, स्पुतनिक सी लिमिटेड, स्पुतनिक सी लिमिटेड भी है ना एक, जो समझ ही नहीं आता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। मैं आपको साबित कर सकता हूँ, पास पेपर्स में आज तक का सबसे आसान सवाल जो है वो स्पुतनिक सी लिमिटेड है, जिसमें कंसेप्ट नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशंस थी कैलकुलेटर की, रेलेवेंट तरीके से पढ़ना नहीं आता हमें, मैं फिर बताता हूँ, क्वेश्चंस रीडिंग नहीं आती। स्पुतनिक सी लिमिटेड में इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ज़्यादा थी, जो नहीं इस्तेमाल होनी थी कहीं पे भी, जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन थी वो कम थी। अगर आप रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन पकड़ते तो वो सवाल बहुत आसान था। मैंने तो उसकी रेगुलर क्लास में उसके जो मैंने एडवांस फॉर्म करवाई हुई है, आई कैप में उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी बताओ ज़रा, एंट्री सी, उसका स्केड्यूल ही बनवाया हुआ है, उसमें इम्पेयरमेंट में डलवाई हुई है, उसमें हमने बोरिंग कॉस्ट भी डाली हुई है स्पुतनिक सी लिमिटेड में, उसको एडजस्ट करते करते हम उसमें गवर्नमेंट ग्रांट भी ले गए थे, उसी शिप के लिए गवर्नमेंट से ग्रांट भी ली हुई है। तो इतना अच्छा सवाल है स्पुतनिक सी लिमिटेड, उतना ही आसान है, उसमें डिप्रिसिएशन की सिर्फ कैलकुलेशन है जो इंट्रो लेवल की होती है कैलकुलेट करने के, बाकी उसमें कुछ भी नहीं था। ये 3 सवाल है जो स्टूडेंट कहता है बहुत मुश्किल है, एक दिश्तगील है, एक हड़प्पा है, एक स्पुतनिक है, ये तीनों सवाल आसान है अगर आप रेलेवेंट चंक पे जाते हैं। जब वो स्टैंडर्ड मिक्स करता है ना, तो वो इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन पे मिक्स करता है जो कभी भी यूज़ के लिए नहीं होती, कभी भी यूज़ के लिए नहीं होती। जैसे वो आपको फॉर एग्जांपल आपको पता होगा इम्पेयरमेंट में इस्तेमाल करते हैं हम इंडिकेटर्स, जब इम्पेयरमेंट करते हैं वैल्यू इन यूज़ एंड फेयर वैल्यू एज कॉस्ट टू सेल, ये 2 बातें। अगर वो साथ एक लाइन गिवन कर दे एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आपका 3 कॉलम है, वैल्यू इन यूज़, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, 3 बातें गिवन कर देगा,
अब आपने यार ये लेना है कि वो लेना है, उसने कन्फ्यूज़ करने के लिए गिवन की होती है। तो एग्जामिनर यहाँ पे बड़ा चीता है, कंफ्यूज करने में बहुत ऊपर आएगा एक एग्जामिनर। रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है। रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन सवाल में पढ़ना सीख लो, पेपर पास हो जाता है। कंबाइंड क्वेश्चन ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू इंडिपेंडेंट क्वेश्चन में, क्योंकि कंबाइंड क्वेश्चन में मार्जिन है, रूम है मार्क्स सिक्योर करने का, इंडिपेंडेंट में नहीं आता। जैसे फॉर एग्जांपल इस ईपीएस का सवाल है डैफोडिल लिमिटेड, मुश्किल लगता है, मुश्किल लगता है ना। ऊपर एरर की एडजस्टमेंट है, इक्विटी बन रही है, ईपीएस आ रहा है, कहते बड़ा मुश्किल सवाल है, वो बहुत आसान सवाल है। उसका जो हम क्लास में फॉर्मेट करते हैं, उसकी फॉर्मेट में सिर्फ वैल्यू कॉपी पेस्ट होती है। वो 20 नंबर का सवाल तो बनता ही नहीं है, उसमें मेरा इख्तलाफ है। वो सवाल मैक्सिमम 12 नंबर का था, इतना आसान सवाल है। बट चूंकि उसने मिक्स किया हुआ है और इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन लिख दी है, हम उसमें पागल हो गए हैं। ट्रेन करके भेजूंगा, फिक्र नहीं करनी, काफ़ी टाइम है। और कोई सवाल है तो बताएं, फिर मैं स्टार्ट करूं, टाइम काफ़ी है हमारे पास। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो आता है सबको? तो कैरी करेगा स्टैंडर्ड, मुझे पता है। कैश फ्लो IAS 7 तुम क्या बुक्स में नहीं है? तो कौन सी किताब लेके जा रहा है तू? तेरी किताब में प्रिंटिंग हुई है, मालिक कसम मजाक नहीं कर रहा, मैं प्रिंटिंग हुई तेरी किताब में IAS 7 नहीं है यार, क्या बात कर रहे हैं, लेकिन ले रहे हैं फिर भी। कोई हौसला होगा? एक चीज़ आप कमिट, ये 2-3 बातें कमिट करनी है। रेगुलर फॉर नेक्स्ट 12-13 डेज, ये रेगुलर चाहिए मुझे। आप लोग टेस्ट में हड्डी टूट जाए, पाँव से लिखो, पाँव टूट गए हैं मुंह से लिखो, टेस्ट चाहिए मुझे। ये दे के जाने हैं आपने, इसमें आपकी कोई कॉस्ट नहीं है, आपके सिर्फ एफर्ट्स हैं। आप 3 टेस्ट में फेल हो जाओ मुझे मसला नहीं है, 5 में हो जाओ फिर मुझे मसला नहीं है, 6th टेस्ट में आप लोग आप ही होंगे जो पास हो रहे होंगे, और मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। ये टेस्ट देने हैं, वाजिब है आपके ऊपर। जिसने ना दिए ना उसको, यार जिसने टेस्ट ना दिए ना, बाहर कर देना, अलाउ नहीं करना क्लास में, कोई फाइन नहीं करना, इनके पास अंदर घुसने नहीं देना जो टेस्ट नहीं देता। अगर हम इतनी एफर्ट्स करें, हमें उतनी एफर्ट्स रिटर्न में भी चाहिए इनसे, और वो इनकी सिर्फ सक्सेस है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर ये नहीं देंगे, अगर ये हमारा टाइम, हमारी एफर्ट्स वेस्ट करेंगे, हम भी इन्हें वेस्ट कर देंगे, सिंपल सी बात। जस्ट हैव अ फेयर डील। आप पास करें, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। आप सीरियस नहीं है, आप कल इस गेट से एंटर नहीं होंगे, है क्या नहीं? जो सीरियस होंगे सिर्फ वही एंटर होंगे। आपके पास सिर्फ एक चाहिए रजिस्टर, आपको कैलकुलेटर, पेन। कुछ अरसे के लिए जब क्लास में, कल से अपना मोबाइल फ़ोन ऑफ कर दीजिएगा 2 घंटे के लिए। कुछ नहीं जाती है, कहीं नहीं जाता वो। अगर जो 2 घंटे नहीं ठहर सकता ना, वो ज़िंदगी भर नहीं ठहरता। तो 2 घंटे 15 मिनट है, टाइम बेशक काफ़ी है, ठीक है? मोबाइल ऑफ करके बैठना। यार तू मुझे ऐसे क्यों देखा, ले जा किताब तू यार। किसमें 2 घंटे बहुत लंबा होता है ना, उसे कह दो क्लास में हूँ। अगर मैं यहाँ पे ना रहा तो अल्टीमेटली मैं कुर्सियाँ लगा रहा हूँ, फिर अच्छे रहोगे। इसने माइंड कर देने, इसने जज्बाती में आ गए, जज्बात में नंबर डिलीट कर देने हैं, फिर रो रहा होगा। कैश फ्लो पे आते हैं। इस दफ़ा का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन आई कैप का पॉसिबल है, हो सकता है। कैश फ्लो क्या होता है इसको हम देखते हैं। इसमें से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आई कैप का कुछ पता नहीं है। आई कैप इसमें से 8 नंबर की आपको एडजस्टमेंट्स गिवन करेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। बताएं थ्योरेटिकल आंसर क्या है क्या नहीं है। शहबाज किताब लेकर ना R1 की भाग के, फिजिकल वो पास्ट पेपर्स की भाग के लेके ना, अगर बस किताब होगी ना पास्ट पेपर्स की, टेक्स्ट R1 की, तो भाग के लेके ना किताब R1 की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? 5 चीजें हैं। कौन कौन सी? स्टेटमेंट ऑफ
फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, नोट्स। इसमें से ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये आप इंटर में पढ़ के आए हुए हैं, इसकी टेस्टिंग एज सच नहीं है, थोड़ा बहुत पूछ सकता है मुझे बता दे पीएल क्या है। मतलब ये जो है ये करेक्शन ऑफ एरर के सवाल में एग्जामिनर जो है पूछ सकते हैं। करेक्शन ऑफ एरर के सवाल में ये चीज़ें जो है वो क्या कर सकता है, वो पूछ सकते हैं। ये तीन चीज़ें जो है ये आपके सिलेबस का पार्ट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ये तीन चीज़ें जो है ये आपके सिलेबस का पार्ट है, जिसमें से स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ये तकरीबन 8 नंबर का सवाल है, लेकिन ये सवाल 8 नंबर का से कभी नहीं पूछना। उसने क्या करना है, इसको IAS 8 और IAS 33 के साथ मर्ज करना है और उसने ये सवाल आपसे 20 नंबर का पूछना है। बेस्ट क्वेश्चन डैफोडिल्स लिमिटेड, वो बेस्ट क्वेश्चन है। इस तरह का सवाल आपको एक्सपेक्टेड है। अगर वो ज़रा रहमदिल है इस अटैम्प्ट में, माइट भी वो इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ ले। इंडिविजुअल क्वेश्चन में इस किताब का सबसे आसान टॉपिक जो है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का, और सबसे मुश्किल टॉपिक है अगर तीन चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। उसके बाद जो हक से टॉपिक आपको आना है दैट इज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ये इसकी वेटेज भी टेस्टिंग लेवल 2 है, अप टू 20 मार्क्स तक पूछ सकता है। यहाँ पे एग्जाम के पास ना बहुत रूम है। और एंड पे है नोट्स टू द अकाउंट, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। IAS 16 के नोट्स बनाते हो फिक्स्ड एसेट स्केड्यूल, रिवैल्यूएशन कहाँ पे हुई कितनी हुई, पूरा आप उसके नोट लिख के देते हो, बनाते हो। डिस्क्लोजर जिसे कहते हैं, बनाते हो ना, वो नोट्स ही हैं, सॉर्ट ऑफ सिलेबस का पार्ट है। IAS 23 का डिस्क्लोजर सिलेबस का पार्ट है, IAS 36 का डिस्क्लोजर सिलेबस का पार्ट है, IAS 33 का डिस्क्लोजर भी सिलेबस का पार्ट है, IAS 8 का डिस्क्लोजर सिलेबस का पार्ट है। तो जो डिस्क्लोजर्स है ना आपके पास स्टैंडर्ड्स के, वो आपके सिलेबस का पार्ट है। उसमें से जब वो आपसे पूछता है कि मुझे डिस्क्लोजर बना के दे दें, वो आप नोट्स बना के दे रहे होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा है कि आपकी डिप्रिसिएशन आई है 1.6 मिलियन, ये आपने चार्ज कहाँ पे की होगी, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में चार्ज की होगी। तो आप इसका आगे नोट लिखा होता है और एंड पे जाके प्रॉपर वर्किंग दी होती है, जी यहाँ पे कैसे कैलकुलेट हुई है, ये मेरा स्केड्यूल था, ये मेरी मूवमेंट है, ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग, ये मीडियन एसेट्स, सब कुछ लिखा होता है। तो वो बैक एंड पे आप IAS 16 में सीख रहे होते हैं। तो ये डिस्क्लोजर जो है ये भी क्या है, आपके सिलेबस का पार्ट बनते हैं। आपके सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया तीन चीज़ें हैं। ये जो दो चीज़ें हैं जिसकी आप प्रैक्टिस करके बैठे हैं पास पेपर की, तो सिलेबस में रेलेवेंट ही नहीं है। कितने सवाल किए होंगे, वो है नहीं, जो है वो आपने किए नहीं है। तो यहाँ पे हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो वो लेके चलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो सबसे आसान है, इसमें सिर्फ आपको जो चीज़ आनी चाहिए वो है IAS 16। ये क्या होता है, डिप्रिसिएशन की मूवमेंट प्लस बुक वैल्यू मेथड के ऊपर अगर हमने डिप्रिसिएशन को रिकॉर्ड किया है वो आना चाहिए। उसके अलावा जो शेयर्स की मूवमेंट है वो आना चाहिए। अगर आपको दो चीज़ें आती हैं, आप इसमें से मिनिमम टाइम में 100 मार्क्स जो हैं वो सिक्योर कर सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का मतलब क्या होता है, एनीवन? फ्लो ऑफ कैश, कहानी खत्म यार। मतलब हाँ, क्योंकि आपको पता है कि हमारा यहाँ पे डिसएग्रीमेंट होता है, आपके जितने बिजनेस में प्रॉफिट्स हैं उतने आपके पास कभी भी कैश जो है वो नहीं होता। अगर आपके बिजनेस में आपका प्रॉफिट आया है 1 लाख रुपया, क्या आपके पास 1 लाख का कैश पड़ा होगा? अगर बिजनेस का प्रॉफिट 1 लाख रुपया आया है, आपके पास क्या 1 लाख कैश पड़ा होगा? कभी भी नहीं पड़ा होगा। क्यों? इस प्रॉफिट्स में आपने कैलकुलेट करते हुए एक्सपेंसेस लेस किए होंगे, डेप्रिसिएशन क्या कैश किया है, आपने सेल्स किए उधार के ऊपर लिखी होंगी, आपने कुछ ऐसे एक्सपेंसेस पे किए हैं जो पे नहीं किए, लाइबिलिटीज बनी हुई हैं आपकी। तो यहाँ पे तो एक्रूवल बेसिस पे कैलकुलेट हुआ है। नॉन कैश आइटम्स यहाँ पे सारी क्या है, इनकॉर्पोरेटेड है। माइट भी आपके बिजनेस का प्रॉफिट लाख रुपया हो और आपके बिजनेस में कैश हो ही ना, आप नेगेटिव बैठे हो, उधार लेने बैंक पे पहुंचे, भाई कैश ही नहीं है, कारोबार करना है, हो सकता है।
तो यहाँ पे जब हम ये कैश फ्लो बना रहे होते हैं, सॉरी जब हम प्रॉफिट बना रहे होते हैं, इसमें नॉन कैश आइटम्स की बड़ी एडजस्टमेंट होती है। इसमें अक्रूवल बेसिस के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। आपको बिजली का बिल आ गया, आपने पे नहीं किया, आप क्या कर लेंगे, एक्सपेंस लेस करवा देंगे, वहाँ पे बाद में क्या कह देंगे जी हमारी लाइबिलिटी हम पे कर देंगे। जब आपने एक्सपेंस क्लेम किया, आपका तो यहाँ पे प्रॉफिट कम हो गया होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज किया, एक्सपेंस लेस करवाया हुआ है, इम्पेयरमेंट से क्या नुकसान हुआ है आपको, कोई कैश का आउटफ्लो हुआ है इम्पेयरमेंट से, आपने लेस किया होगा। आपने बैठे बैठाए क्या कर लिया जी, अपनी सरप्लस रिकॉर्ड कर लिया, रीवैल्यूएशन, क्या इनफ्लो आया, कोई इनफ्लो आया नहीं आया। आपने बैठे बैठे अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट से ले गए फेयर वैल्यू मॉडल के ऊपर, वैल्यू इंक्रीज कर ली है, प्रॉफिट चार्ज किया हुआ है, कुछ इनकर हुआ। इट इज़ जस्ट लाइक दैट, मैंने मोबाइल लिया 50,000 रुपये का, सुबह उठा कीमत बड़ी से, मैं कहा मुझे प्रॉफिट हो गया, कहाँ मुझे प्रॉफिट हुआ है, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन इस प्रॉफिट में इन्होंने हर ये चीज़ की होगी, बिकॉज इसको हम बनाते हैं एक्रूवल बेसिस के ऊपर, और इसमें तमाम नॉन कैश आइटम्स की एडजस्टमेंट होती है। अगर हम इसका रिकनसाइल करें कैश के साथ, वो कभी भी रिकनसाइल नहीं होगा, इतना कैश मेरे पास कभी भी नहीं होगा। तो मैंने क्या डिटर्मिन करना है, मैंने देखना है कि इस प्रॉफिट के मुताबिक मेरे पास कैश कितना मौजूद है, कितना मेरे पास एज ऑफ टुडे कैश मौजूद है, वो मैंने क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करना सीखना है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में क्या होता है और क्या नहीं होता, कैश की मूवमेंट हमने देखनी है। अब इसमें जो कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज हैं वो हमने देखने होते हैं, और जो हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं वो हमने जो है वो देखने होते हैं। तो जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का मेन थीम बनता है ना, वो ये बनता है, आपने हकीकतन में ये चीज़ बतानी होती है कि मेरा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इतना था, मेरा इतना इस साल इंक्रीज हुआ है, इतना मेरा इस साल डिक्रीज हुआ है कैश में, ये मेरा क्लोजिंग कैश फ्लो है। सिंपल ये है कि आपके पास ओपनिंग था बिजनेस में 1 लाख रुपया कैश इन हैंड, साल का एंड हुआ आपके पास पड़ा हुआ है 96,000 कैश इन हैंड, इंक्रीज कितना हुआ है, डिक्रीज हुआ 4,000 का। इस डिक्रीज को आपने बताना है कैसे हुआ, कहाँ पैसा गया, कहाँ पैसा ना गया, इस मूवमेंट को आपने क्या करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है। तो इसमें आपके पास जो सोर्सेज हैं वो यही हैं, इनफ्लोज कहाँ पे हो सकते हैं, आउटफ्लोज कहाँ से हो सकते हैं। इनफ्लो आपके कहाँ से होते हैं, जब आप कैश के हैं, आप सेल्स कर रहे हैं कैश की बेसिस के ऊपर, उधार पे बेचा है, कैश आएगा नहीं। यहाँ पे सिर्फ हमारा किससे कंसर्न है, हमारा कंसर्न है कैश की मूवमेंट से। मतलब हम क्या चीज़ देख रहे होंगे, हम जब अपनी एंट्रीज की बात करेंगे, हमने देखना है कि डेबिट जब हमारा कैश होगा, जब भी हमारा कैश डेबिट होगा, हमने उस इवेंट को लेके चलना है, या जब भी हमारे बैंक में पैसे आएंगे हमने उस इवेंट को लेके चलना है कि बैंक में पैसे कैसे आ रहे हैं, कैश के पैसे कैसे आ रहे हैं। वो कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट, कोई भी ऐसी इनकर, कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिससे आपका कैश या आपका बैंक इंक्रीज हो रहा है, उसको डेबिट कर रहे हैं, वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, वो हमारा क्या होगा, इनफ्लो होगा। अब इनफ्लो कैसे कैसे हो सकता है, आपको ये 3 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाएगा, आप कहेंगे मेरे पास 100 था, फेल हो गया, मेरे पास रेड बुक्स नहीं थी, मैं फेल हो गया। हालांकि ये क्या है, ये लिख सकते हैं हम, ये थ्योरी का सवाल है, 3 नंबर का लिख सकते हैं। आपके पास सोर्सेज ऑफ इनफ्लो कौन कौन से हो सकते हैं बताएं। आपने सेल्स की है कैश के ऊपर, कैश आ रहा है, कलेक्शन की है डेटर से, कैश आ रहा है, शेयर्स इशू किए हैं, कैश आ रहा है। क्या होता है शेयर इशू में, बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल क्या होता है आपका, क्रेडिट हो रहा होता है। आपने लोन लिया है, लोन लेके आए हैं, कैश डेबिट, बैंक क्रेडिट होगा, आपकी लायबिलिटी बने। आपके बिजनेस में कैश आ रहा है, आपने एसेट्स डिस्पोज किए हैं, बेचे हैं, कैश आ रहा है। ये तमाम चीजें क्या हैं, ये आपके कैश के सोर्सेज हैं जहां से आपका इनफ्लो हो रहा है। दूसरा क्या है आपका आउटफ्लो, आउटफ्लो कहां पे हो रहा होगा, पेमेंट्स मेड की हैं, बिल पे कर दिया एक्चुअल में, जहां पे कैश क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, आउटफ्लो। आपने पेमेंट्स की हैं सप्लायर्स को, आप एसेट्स परचेज कर रहे हैं, आप लोन की रीपेमेंट कर रहे हैं, आप शेयर्स को बाय बैक कर रहे हैं, आपका जब कैश जा रहा है वो आपका आउटफ्लो है। तो इनफ्लो में से हम आउटफ्लो लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं, कैश या कैश के बराबर कोई चीज़ है। बैंक में पैसा है, जेब में पैसा है, सही पैसा ही है ना, बैंक में लाख पड़ा हुआ है, जेब में लाख पड़ा हुआ है, क्या पैसा ही होगा। तो कैश इन हैंड हो जाए, कैश इन बैंक हो जाए, बॉन्ड्स वगैरह जो शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी के होते हैं,
डिमांड ड्राफ्ट या हाईली शॉर्ट इन्वेस्टमेंट जो 3 माह के अरसे में कन्वर्ट हो जाती है नॉर्मली, वो सारी की सारी क्या है, वो आपकी कैश फ्लोस कहला रही होती है, जिसमें रेडिली कन्वर्टेबल लोन जो होता है वो भी आपका क्या है, कैश फ्लो है। जो हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं ना, जो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं, वो आपका क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहला रहा होता है। तो बेसिक कैश फ्लो आपका ये है, इनफ्लोस आउटफ्लोस इक्वल टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसके बराबर हमने जवाब लिखना होता है। अब इसको हमने क्या करना है, लेके चलना है। ये तकरीबन ये आपका बन रहा है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसमें देखना है कि कैश और कैश इक्विवेलेंट कहाँ कहाँ पे जा रहे होते हैं। अब यहाँ पे ज़रा हमने देखना है हमारे कैश फ्लोज को 3 एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया गया। इस कैश फ्लो की जो हम बात कर रहे हैं, मैं ज़रा यहाँ पे वापस आता हूँ, ये जो सोर्सेज है ना, इनको हम 3 एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर रहे हैं। ये 3 एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है? मैं कहता हूँ आपने कारोबार शुरू करना है, बिजनेस शुरू करना है, सबसे पहले क्या काम करेंगे? नामकरण के अलावा आप सब में नाम रखेंगे, नाम बाद में रखते हैं। आपको सबसे पहले चाहिए पैसा कारोबार करने के लिए। पैसे को रेस करेंगे। अब पैसा कैसे रेस कर सकते हैं आप? या तो ऑनर खुद अपना पैसा इन्वेस्ट कर देगा, घर से ले आया पैसा, अबू से मांग लिया लोन कि अबू से ये तो हो नहीं रहा, आई कैप के सामने स्कीम आई है, रेडी लगाऊंगा समोसों की, आधा प्रॉफिट आपका, आधा प्रॉफिट मेरा, और रेड बुक्स के ऊपर समोसे फाड़ के दूंगा मैं जो मिस प्रिंटेड होंगी। अबूजान से लोन लेके कर सकते हैं। नहीं मिला तो क्या करेंगे? लोन ले लेंगे। तो ये है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आप क्या कर रहे हैं? फाइनेंस अरेंज कर रहे हैं। 2 तरह से हो सकता है, इक्विटी बेस्ड फाइनेंसिंग, डेट बेस्ड फाइनेंसिंग। डेट बेस्ड फाइनेंसिंग क्या होती है? लोन लेके आना, कर्जा लोगे, बिजनेस में कैश आएगा। बड़े कंफ्यूज हो गया। आप बैंक के पास गए हैं, आपने कहा बैंक भाई मुझे लोन चाहिए, वो क्या देगा? लोन देगा। पैसा लेके बिजनेस में आओगे तो कैश आ रहा है बिजनेस में, इनफ्लो है। ये फाइनेंस करवा रहे हैं, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। लोन नहीं लेते तो क्या दूसरा करेंगे? घर से पैसा ले आएंगे, ऑनर पैसे ले आएगा, तो वो होगी इक्विटी फाइनेंसिंग। तो ये पैसे रेस कर रहे हैं आप लोन के जरिए, या आप शेयर्स इशू कर रहे हैं, या ऑनर कैपिटल लेके आ रहा है, ये आपकी कहलाती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बिजनेस से पैसा आया, अब बिजनेस में पैसा आ गया है तो अब आप क्या करेंगे? कारोबार स्टार्ट करेंगे। अब कारोबार स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे आप? व्हाट विल यू डू? एसेट्स परचेज करोगे। आपको पता है कि यार मैंने रेडी लगानी समोसों वाली, रेडी लेके आएंगे, बर्तन लेके आएंगे, सिलेंडर लेके आएंगे, और सबसे पहले क्या लेके आएंगे? रेड बुक लेके आएंगे। एसेट्स इन्वेस्टमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे ना। अब पैसा आ गया। पैसा कहाँ से आया? किस एक्टिविटी से आया? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। पैसा कहाँ से आ रहा है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। सोर्सेज कौन से हैं? 2 हैं, या तो लोन या इक्विटी। पैसा बिजनेस में आ गया, अब पड़ा पैसा बिजनेस के पास, उसने फैसला करना है कि ये लाख रुपए मेरे पास आ गया, मैंने इस लाख रुपए का क्या करना है? एसेट्स परचेज करने हैं या कहीं पे इन्वेस्ट करना है? 2 ही काम है। एसेट्स परचेज करेगा, कैश जाएगा, एसेट आएंगे, या कहीं बैंक में रखवा दिया, कोई शेयर्स परचेज कर लिए, कोई बॉन्ड्स परचेज कर लिए, इन्वेस्टमेंट ही है। इसे कहते हैं हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये हमारी कौन सी होंगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होंगी। और कुछ पैसा हम क्या करेंगे? कारोबार के इस्तेमाल में लगा देंगे। सेल्स करनी है, परचेज करनी है, वर्किंग कैपिटल चाहिए, स्टॉक लेके आएंगे, बिल्स पे करने, कुछ पैसा हम यहाँ पे लगा देंगे। वो जो पैसा लगाएंगे वो हमारा क्या कहला रहा होगा? ऑपरेशंस कहला रहे होंगे, वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहला रही होंगी। तो 3 एक्टिविटीज हैं हमारे कारोबार में, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग। फाइनेंसिंग में क्या कुछ आएगा? इक्विटी फाइनेंस, डेट फाइनेंस। डेट फाइनेंस में क्या आएगा? लोन। इक्विटी फाइनेंस में क्या आएगा? कैपिटल। इन्वेस्टिंग में क्या आता है? बाय ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ एसेट्स हमारे कहाँ आते हैं? इन्वेस्टिंग में आ रहे होते हैं। या आप कहीं भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप शेयर्स परचेज कर रहे हैं, आप बैंक में जाके अमाउंट करवाने हैं, डिपॉजिट्स, वो कहाँ जाएंगे? आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएंगे। और जो डे टू डे रन कर रहे हैं वो कहाँ पे जा रहे होंगे? आपके ऑपरेटिंग में। आपके इनफ्लोज आउटफ्लोज इन 3 एक्टिविटीज में आ रहे होते हैं। तो अगर इन 3 एक्टिविटीज को हम जनरेट करने की बात करें तो यहाँ से जनरेट हो रही होती हैं। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है। अब देखना ये 3 एक्टिविटीज कहाँ कहाँ पे इंपैक्ट कर रही हैं। अगर आपको ये समझ आ जाएगी तो जब आप आई कैप में सवाल कर रहे होंगे, सवाल में आपको क्या गिवन होता है? बैलेंस शीट गिवन होती है, यहाँ गिवन होती है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज पढ़ रहा हो, उसका इंपैक्ट कहाँ पे जाना चाहिए। सबसे पहले बात हमने की थी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की, फाइनेंशियल एक्टिविटीज की,
और हमारे पास क्या थी, ऑपरेशंस की। समझ आ रही है ये? अब जरा देखें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ये आपकी आता है इक्विटी का पोर्शन। इक्विटी का पोर्शन जो है जिसमें आप लोन रेज कर रहे हैं, जिसमें आप कैपिटल रेज कर रहे हैं, ये है आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जरा गौर करें इसमें क्या कुछ आ रहा है। अभी फॉर्मेट्स ही करवा रहा हूं आपको, अभी फॉर्मेट्स पे लेके चलता हूं। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, रिटेन्ड अर्निंग, लॉन्ग टर्म लोन्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और करंट पोर्शन ऑफ नॉन करंट लायबिलिटीज, ये सारा क्या है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। लॉन्ग टर्म लोन का मतलब क्या, 10 साल के लिए लोन ले लिया, ये क्या है, इक्विटी फाइनेंसिंग है आपकी। तो ये जो 4 चीजें हैं, 1 2 3 4 5 6, इसका इनफ्लो इसका आउटफ्लो सारा कहां पे जाएगा, फाइनेंसिंग में। इसका इनफ्लो इसका आउटफ्लो सारा कहां पे जाएगा, फाइनेंसिंग पे। यहां से आपके बिजनेस में पैसा आ रहा है। इन शॉर्ट इन तमाम चीजों से बिजनेस में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। यहां तो शेयर इशू करके पैसा आ रहा है, या लोन लेके पैसा आ रहा है। पैसा यहां पे आ रहा है, पैसा आ गया। अब पैसे को आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इन दो में, इसमें और इसमें। अगर आप एसेट्स बना रहे हैं जिसमें आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट परचेज कर लेते हैं, आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं, आप इनटेंजिबल एसेट्स ले लेते हैं, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, ये है आपकी इन्वेस्टमेंट। पैसा लगा दिया, ये है आपकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। कुछ पैसा हम यहाँ पे लगाते हैं, कुछ पैसा हम कहाँ पे लगा देते हैं, इसमें आपके जो करंट एसेट्स हैं और इसमें। फॉर एग्जांपल स्टॉक्स खरीदे होंगे, पैसा लगा, लेकिन ये ऑपरेशंस का पार्ट है। सेल्स कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स चार्ज हो रही है, एडमिन एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेशंस हैं, एक्सपेंसेस, सारा कुछ पे कर रहे हैं। यहाँ पे जो चीज़ें आ रही हैं ये क्या बन रही हैं, आपकी ऑपरेशंस का पार्ट बन रही हैं। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में से आपका ईपीएस भी पूछा जा सकता है, ईपीएस भी पूछ सकता है एग्जामिनर। बट ये अगर आपको समझ आ रही है तो ये 2 स्टेटमेंट्स हैं आपकी, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अगर आपको समझ आ रहा है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी चीज़ें जा रही हैं, आपको कैश फ्लो में कभी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं हो सकती। 6 एडजस्टमेंट्स दी हुई है, पढ़ ली, क्लिक हो रहा है कहाँ पे जा रही है, वहाँ जाकर ट्रीटमेंट कर लो। कैश फ्लो बड़ा आसान है। कैश फ्लो R1 में पास करने के लिए पेपर आपका, ये समझ आया ट्री, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में क्या क्या जाता है, सबको क्लियर है। आगे चलें। क्या ऑपरेटिंग में जो आपके डे टू डे ऑपरेशंस हैं ना, वो सारे जाते हैं। आपके करंट एसेट्स देखो, करंट एसेट्स कहाँ से आ रहे हैं, स्टॉक लिया, डेटर लिया, प्री पेमेंट्स हैं, ये सारा डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं। करंट लायबिलिटीज़, क्रेडिटर को पेमेंट करनी है, बिल पेएबल है, ये इसमें जाती है। और आपका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये कहाँ पे जाएगा, आपका ऑपरेशंस में जा रहा होगा। ये बाद में आइए, ये भी बाद में आइए, ये भी बाद में आइए, ठीक है। अब कैश फ्लो की जो कैटेगरीज है ना, 4 हैं। ये दिखाना रजिस्टर ज़रा। आई कैप में आपको कैश फ्लो का सवाल आएगा ना, इसको अगर सिक्योर करना है, पासिंग मार्क्स सिक्योर करें मिनिमम टाइम में, आपने कैश फ्लो के सवाल को हमेशा स्टार्ट करना है लेफ्ट पेज से। एक मेरा लेफ्ट है, हाँ मेरा लेफ्ट है, इस पेज से स्टार्ट करना है। ये मेरा ही लेफ्ट है अभी, इस वक्त आप लोगों का राइट होगा, मेरा ये यहाँ पे लेफ्ट था। इस पेज से आप लोगों ने कैश फ्लो का सवाल स्टार्ट करना है, ठीक है। 4 पोर्शंस होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इन चारों के नंबर हैं मार्किंग स्कीम में, इन चारों के नंबर होते हैं। जब सवाल रीड कर रहे होते हैं ना, सबसे आसान चीज़ जो है जिसमें कोई वर्किंग इन्वॉल्व नहीं है, कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है, सवाल से पकड़ के कॉपी पेस्ट करना है, वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये क्या होगा, ओपनिंग कैश का बैलेंस, क्लोजिंग कैश का बैलेंस, ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस, इंक्रीज एंड डिक्रीज। सवाल पढ़ो, उसको बिल्कुल जाके ना एंड पे यहाँ पे प्लेस कर दो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को। सवाल पढ़ते हुए रीडिंग टाइम में अगर आप यहाँ पे लिख लोगे, आपके 2 नंबर पूरे हो गए। यहाँ पे हेडिंग दी हुई है सवाल की, सवाल पढ़ा, पता यार ये ओपनिंग क्लोजिंग ये आ रहे हैं, ये मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, यहाँ पे लिख लिया, आपके मार्क्स पूरे हो जाएंगे। उसके बाद सवाल पढ़ते जाओ, जो सी एक्टिविटीज़ आसान लग रही है वो फिल करते जाओ। सबसे आसान एक्टिविटीज़ ये होती हैं, एक आधी एडजस्टमेंट है, 2-3 नंबर है,
विद इन 2 मिनट्स हो जाती हैं। ये कर लो। सबसे बड़ा अजाब यहाँ पड़ता है जब डेप्रिसिएशन आ जाती है। अगर ये इजी लग रही है यहाँ पे कर लो, जो एंड पे आपको प्रॉब्लम लग रही है जो चीज़ों की वो यहाँ पे कर लो। मीन्स आपको फॉर्मेट याद होता है, फॉर्मेट पता होता है। यहाँ पे आप शुरू करेंगे, लिखिए अमाउंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अगर नहीं भी है छोड़ दो। यहाँ सारी आनी है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। आप सवाल पढ़ रहे हैं, जो जो डाटा आपको मिल रहा है ऑपरेटिंग का वो वहाँ पे डाटा प्लेस करते जाएंगे आप। यहाँ पे जाएंगे आप फाइनेंसिंग पे, जो डाटा मिल रहा है जिसमें कैलकुलेशन नहीं है वो प्लेस करते जाएंगे। यहाँ लिखेंगे इन्वेस्टिंग, एंड पे लिख लेंगे कैश एंड कैश फ्लो। सवाल रीड करते हुए अगर आप डाटा लिख लेंगे रीडिंग टाइम में, आपका सवाल 60% सॉल्व हो चुका होगा। अब हम जाएंगे एडजस्टमेंट्स के ऊपर कि एडजस्टमेंट्स की क्या चीज़ें हैं। कैश फ्लो का सवाल इस तरह होता है, एक दफ़ा रीड करते हुए आप 60% सवाल को पेपर पे उतार लेते हैं क्योंकि गिवन चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसके 2-2.5 नंबर हैं वर्किंग में। किताब को क्या पास पेपर की, ये किताब है पास पेपर की, शायद के पास नहीं है ये। इसमें पिछले 27 अटैम्प्टों के R1 के पास पेपर है, वो है, मैंने बनाई है, मुझे पता है इसलिए थोड़ी सी मैंने बनाई थी। हाँ थोड़ी सी 4 चैप्टर भाई खुद बना के दिए हैं। ये आपके पास वैसे प्रैक्टिस के लिए होनी चाहिए थी, इसके अलावा कोई और प्रैक्टिसिंग मटीरियल आपको ज़रूरत नहीं है। इधर गया है 98 पे, नहीं वो पेज उठा हुआ है। इसमें जो R1 से है ना रिलेटेड कंटेंट के सवाल, वो 8 सवाल हैं जो सॉरी इसमें मिसप्रिंट है किताब में। हाँ हेडिंग इक्विटी की है, चैप्टर कैश फ्लो चल रहा है, इक्विटी कैश फ्लो। एक सेकेंड, हाँ इसमें मिसप्रिंटिंग है, मैं चेंज कर सकता हूँ। ये मिल गया वो मिसप्रिंटिंग है किताब में, वो भी ये है। इसमें कैश फ्लो के 19 सवाल हैं, टोटल 19 सवाल हैं। अगर आपके पास एक किताब है ना, मेरे ख्याल से होनी चाहिए, इसमें हम किसी भी सवाल में चले जाएं, किसी भी क्वेश्चन में चले जाएंगे, आप कैश फ्लो का कोई भी सवाल रीड कर रहे होंगे, ये चीज़ें आपको सबसे पहले हर सवाल में मिली होती हैं, क्योंकि इस क्वेश्चंस में साथ साथ एग्जामिनर स्क्रीन भी लगी हुई हैं, एग्जामिनर कमेंट भी लगे हुए हैं, तो आपको पता होगा कि कैसे कैसे किस किस अटैम्प्ट में कैसे नंबर सिक्योर करने थे। तो यहाँ पे एग्जामिनर कमेंट्स और मार्किंग स्कीम से भी ये बात साबित होती है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बहुत आसान है। इसका 1-1.5 नंबर है और इसमें कोई किसी किस्म की वर्किंग जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती। सवाल पढ़ते हैं, हम जाते हैं बैलेंस शीट में, हमें गिवन होता है कि जी ओपनिंग कैश ये था, क्लोजिंग कैश ये है, हम उसका इंक्रीज एंड डिक्रीज निकालते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाता है। अब इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा या फॉर्मेट क्या होगा, आपके पास जितने भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है उनका ले लें ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग कैश इन हैंड कितना था, ओपनिंग बैलेंस कितना था, ओपनिंग ओवरड्राफ्ट ये लायबिलिटी होती है, ये नेगेटिव में होती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कितनी थी, इस सबको सम कर लेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। क्लोजिंग कितना कैश इन हैंड, क्लोजिंग बैंक बैलेंस कितने, क्लोजिंग बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट कितनी है, ये भी सम आ जाएगा। ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है, आप इन्हें कंपेयर करेंगे, आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास ओपनिंग अमाउंट बनती है 12 लाख रुपया, क्लोजिंग अमाउंट आपकी आती है 18 लाख रुपया, कितना इंक्रीज हुआ, 6 लाख का। आप क्या कह देंगे कि 6 लाख का मेरा कैश इंक्रीज हुआ है इस पूरे साल, मतलब ऑपरेशन से जो पैसा आएगा, फाइनेंसिंग से जो पैसा आएगा, इन्वेस्टिंग से जो आएगा, उसका सारा सम कितना बन रहा होगा, 6 लाख बन रहा होगा। तो ये एक एडजस्टमेंट है जो विद इन मिनट होनी है, लेकिन इसके लिखने के नंबर है कि क्लोजिंग प्लस ओपनिंग इक्वल टू कितना कैश फ्लो हुआ है, आप ये लिख लेंगे, आपको आपके मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये हर सवाल में गिवन होती है। सबसे इजी एडजस्टमेंट जो है वो आपकी ये है, ये आपने करनी होती है। सवाल पढ़ें, एंड पे गिवन होगी, इसको तलाश करें, फॉर्मेट में पता है कहाँ पे आनी है, फॉर्मेट हमें हिफ्ज होते हैं, हमें सवाल पढ़ के होता है अंदाजा कि यार कहाँ पे क्या चीज़ आनी है। लेफ्ट से शुरू करें, राइट एंड पे आप क्या कर लें, इसको लिख के बैठ जाएं, उसके बाद वर्किंग करते रहे, कुछ नहीं होता, इसको आप इस तरह से क्योर करना है। पहले मैं आपको करूँगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से हम कैश फ्लो करवाते हैं क्योंकि सबसे आसान ये है। सवाल पढ़ते हुए अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इसमें 1 या 2 एडजस्टमेंट्स होंगी, वन ऑफ द ईजीएस्ट एडजस्टमेंट होती हैं ये, आप ये कर जाएं, कोई मसला नहीं होगा। लाजमी नहीं है, ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि आपका कैश फ्लो का सवाल हमेशा आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से ही स्टार्ट करना है, ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ।
किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ कि आपने ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज स्टार्ट करना है। क्यों लिखा हुआ है? आपको जो एडजस्टमेंट आ रही है, को फॉर्मेट पता है कहाँ कहाँ प्लेस होना है, उसको लिखते जाओ। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में बच्चे फंसते हैं, वहाँ फंसे रह जाते हैं, आगे नहीं जा रहे होते। आगे भाई 2 एक्टिविटीज़ पड़ी हुई हैं। अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के 7 नंबर हैं तो अगली 3 चीज़ों के, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के, फाइनेंसिंग के, इन्वेस्टिंग के 5 नंबर होंगे, 6 नंबर होंगे। वो तो करके आओ, बाद में ऑपरेटिंग पे। ऑपरेटिंग में कुछ ना कुछ तुम्हें आता होगा, क्योंकि फाइनेंसिंग करते हुए, इन्वेस्टिंग करते हुए ऑपरेटिंग की काफ़ी चीज़ें हैं कैलकुलेट हो जाती हैं। तो ये करके आओगे, आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी बीच में हो रही होती हैं। तो लास्ट में नहीं, अगर सवाल जहाँ फंस गया वहाँ फंस गया है, नेक्स्ट स्टेप्स करो, जहाँ चीज़ फंस रहे होते हैं वो आपकी निकल आती है। तो ये हम देखते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? पैसा रेज करना। पैसा रेज हम कैसे कर सकते हैं? हमारे पास 2 तरह के होते हैं सोर्सेज। एक होती है इक्विटी फाइनेंसिंग, दूसरी होती है डेट फाइनेंसिंग। अगर इक्विटी फाइनेंसिंग की बात करूं मैं, इक्विटी फाइनेंसिंग हमारी कहाँ पे जाती है? कैपिटल्स में जा रही होती है, शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग और रिजर्व्स में जा रही होती है। और डेट फाइनेंसिंग हमारी कहाँ पे जा रही होती है? नॉन करंट लायबिलिटीज में जा रही होती है। इसको हम देखते हैं। इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होगी? आपने लोन लिया है, अब मम्मा शेयर लिए हैं, लोन लिया है, इक्विटी फाइनेंसिंग की बात कर रहा हूँ, किताब में लिखा हुआ था वैसे, सॉरी। इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होती है? कैपिटल रेज करना। कहानी बड़ी आसान होनी थी अगर ये इंडिविजुअल का आपके पास कैश फ्लो होता। अगर इंडिविजुअल का कैश फ्लो होता तो जब भी हम कैपिटल रेज करते, ये बड़ा आसान था। हमारी एंट्री क्या पास होती? हम डेबिट करते बैंक को और क्रेडिट करते हम उसके कैपिटल को, नॉट शेयर कैपिटल, इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। कैपिटल अकाउंट इंडिविजुअल, उसमें शेयर कैपिटल नहीं होता। ओनर पैसा लेके आए ₹1,00,000, लाख से बैंक डेबिट किया, उसका कैपिटल हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। ओनर ने पैसे निकाले, ड्राइंग्स की, हमने यहाँ से लेस करवा दी। ड्राइंग्स डेबिट की, कैपिटल डेबिट कर दिया, बैंक को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। लेकिन इंडिविजुअल का कैश फ्लो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। किसका पार्ट है? कंपनी का। जब कंपनी का अगर हमारा सिलेबस का पार्ट है तो वहां पे फिर क्या हो जाएगा इन्वॉल्व? शेयर कैपिटल इन्वॉल्व हो जाएगा। उसकी हमने क्या करनी है? इंक्रीज या डिक्रीज देखना है। पार्टनरशिप का भी हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो इंडिविजुअल में बड़ा आसान था कि आपने कैपिटल लेके आए हैं, कैपिटल अकाउंट इंक्रीज कर दिया, यहाँ पे शेयर्स इन्वॉल्व होंगे, उसकी हम बात करते हैं। दूसरा है डेट फाइनेंसिंग, लोन लेना। लोन क्या होगा? बैंक डेबिट, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो है आपकी क्रेडिट हो रही होगी। तो डेट फाइनेंसिंग की अगर हम बात करें तो ये एंट्रीज पास होती हैं। एंट्रीज भी करवाता हूँ, अभी फॉर्मेट में लिखे, तो पहले एंट्री समझे। ये एंट्री है लोन ऑब्टेन्ड की। लोन ऑब्टेन्ड लिख लो, लोन ऑब्टेन्ड। और भाई उठ 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 उठ, मुँह धो के आ। तू पिछले सो रहा है 10 मिनट से, सो रहा तू ऐसे जितना बड़ी दफा सारा पता है मुझे। जा जल्दी मुँह धो के आ, फोकस्ड फ्रेश हो के, थोड़ी सी वॉक करके जल्दी से सही हो जाओगे। वो सो रहा सब ज़्यादा फुल टाइम, उसको झोंके आ रहे थे फुल टाइम। यार नींद पूरी नहीं प्यारे क्यों, समझा करो। लोन ऑब्टेन्ड इक्वल टू कैश इनफ्लो। लोन ऑब्टेन्ड इक्वल टू कैश इनफ्लो, लिख लो इसे। अब जब लोन ऑब्टेन्ड करते हैं, आपके बिजनेस में इनफ्लो होता है। इनफ्लो होता है, बैंक अकाउंट डेबिट होता है, और आपकी ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, आपका लोन पेएबल क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। ये आपका इनफ्लो है। आउटफ्लो कब होगा? आउटफ्लो होगा जब आप लोन को पे करेंगे, लोन पेएबल डेबिट हो जाएगा, और आपका बैंक या कैश जो है वो क्या हो रहा होगा? क्रेडिट हो रहा होगा। इज दैट क्लियर? लोन ऑब्टेन्ड, इनफ्लो, लोन रिपे, आउटफ्लो। लोन के साथ एसोसिएटेड कॉस्ट कौन सी होती है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट सूद पे करते हो आप? तो नहीं करते ना, मतलब कंपनी की बात कर रहा हूं। मार्कअप पे करते हो यार, मतलब वो इंटरेस्ट तेरा हराम है और वो इंटरेस्ट तेरा हलाल होता है। वो भाई वो भी इंटरेस्ट अभी हराम है तेरा, अस्तगफार कह रहा है। तो आप इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं। इस इंटरेस्ट को आप या तो यहाँ पे लिख लें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, या आप इसको लिख लें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक लॉजिकल रीजंस है, इसका टाइम नहीं है, बट आई वुड रिकमेंड यू कि इंटरेस्ट पेड जो है आप उसको ले जाएं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। एक ही फॉर्मेट में लेके चले, सही है। आप इसको यहाँ पे लेस करवा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वहाँ पे इसको आउटफ्लो शो कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों जगह पे हो सकता है, चलता है।
लेकिन नॉर्मली जो बैंक्स वगैरह होते हैं ना, बैंक्स वगैरह होते हैं, उनके लिए जो इंटरेस्ट वगैरह है वो उनका नॉर्मल बिजनेस होता है, सूद लेना सूद देना वो उनका नॉर्मल बिजनेस है, तो उनका वो ऑपरेशंस बनता है, इंटरेस्ट पे जो है उनके ऑपरेशंस बनता है, तो उनके लिए होता है रिकमेंडेड कि वो वहाँ पे लिखें। जो बैंक्स के अलावा होते हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, इनका ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ नहीं होती, तो इनको होता है कि आपने लोन लिया, आपकी ये जा रहा है फाइनेंशियल एक्टिविटी में, आप इसको इसमें लिख लें, बट आप उसमें भी लिख लें तो चलेगा, कोई मसला नहीं है, तो आप दोनों में लिख सकते हैं। तो इसलिए आई वुड रिकमेंड, आपने एक ही पैटर्न में सारे सवाल करने होते हैं, तो आप इसको वहाँ पे ले जाइएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, इंटरेस्ट पेड को, इंटरेस्ट पेड पे करेंगे तो वो भी हमारा क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा। तो ये हमारी सारे पैसा आता है डेट फाइनेंसिंग से। उसके बाद है इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होती है, पैसा ओनर लेके आ रहा है। अब देखिए जो है ना आपके पास सोल ट्रेडर, अगर उसका आप टी अकाउंट बनाएं बड़ा इजी है, कैपिटल अकाउंट बनाएं सोल ट्रेडर का, ओपनिंग कैपिटल जितना प्रॉफिट फॉर द ईयर बिजनेस ने कमाया वो बीच में ऐड होगा, न्यू कैपिटल आया वो बीच में ऐड होगा, जो ड्राइंग्स की हैं वो लेस हो जाएंगी, और आपके पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल जो है वो आ जाएगा। अगर आप इसकी यहाँ पे बात करें, ये टी अकाउंट है कैपिटल का, इसमें से ये इनफ्लो है, जब ओनर बिजनेस में कैपिटल लेके आया कैश इनफ्लो होगा। ये क्या है, जब उसने पैसा निकाल लिया आउटफ्लो है। इसके टी अकाउंट में अगर हम प्रॉफिट दे रहे हैं, क्या इससे कोई इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। तो ओनर के अकाउंट में न्यू कैपिटल इंजेक्टेड इज इक्वल टू इनफ्लो, ड्राइंग्स इज इक्वल टू आउटफ्लो होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। लेकिन अब इंडिविजुअल से कैश फ्लो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, होते तो ये बड़े आसान सवाल थे जो आप थोड़े बहुत प्रैक्टिस में गिवन होते हैं, आप वो कर लीजिएगा। हमारे पास जो सवाल है वो ये है, शेयर कैपिटल। हमारे पास क्या चीज़ है, शेयर कैपिटल। कंपनी के अकाउंट्स जो हैं वो हमने बनाने हैं, कैसे बनेंगे और कैसे नहीं बनेंगे उसको देखेंगे। शेयर कैपिटल मींस शेयर इशू करना है हमने। अब शेयर इशुएंस जो है वो इस तरह की हो सकती है, आप इशू एट पार कर सकते हैं, आप इशू एट प्रीमियम कर सकते हैं, इशू एट डिस्काउंट कर सकते हैं, राइट इशू हो सकता है और बोनस इशू हो सकता है। इश्यूज़ की जो सिलेबस के साथ कंसर्निंग टाइप्स है वो यही है, ठीक है। इशू एट पार क्या होता है, एनीवन पता होगा? जो फेस वैल्यू पे आप इसे इशू करते हैं, जब आप इसे फेस वैल्यू पे इशू करते हैं तो आपकी एंट्री क्या पास होती है। फॉर एग्जांपल आपकी शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है, आपकी फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपये है। आप क्या करेंगे, बैंक डेबिट, बैंक हो जाएगा आपका डेबिट 10 रुपये से, और शेयर कैपिटल किसे हो जाएगा, क्रेडिट आपका 10 रुपये से। ये इसकी एंट्री होती है। एट प्रीमियम क्या होता है, 10 का शेयर है, आप 15 का इशू कर रहे हैं फेयर वैल्यू से ऊपर पे। इसकी एंट्री क्या होती है, डेबिट क्रेडिट। बैंक किससे डेबिट होगा, बैंक टोटल से डेबिट होता है। शेयर कैपिटल हमेशा, शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू पे क्रेडिट होगा, हमेशा। कितने की शेयर की फेस वैल्यू है, ये 10 पे, बाकी 5 कहां पे जाएगा, शेयर प्रीमियम पे। ये आपने यहां पे लिख लिया। तीसरी क्या है, डिस्काउंट, 10 का है, 8 का इशू कर दिया। इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक में कितने पैसे आए हैं, 8 रुपए। बैंक में कितने पैसे आए हैं, बैंक कितने डेबिट होगा, शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू पे ही होगा क्रेडिट। शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू पे ही होगा क्रेडिट। वो कितनी है, बैलेंस शीट कहाँ पे चार्ज करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। वो हो जाएगा डिस्काउंट की, 2 रुपये का डिस्काउंट दिया, वो हम वहाँ पे अपना एक्सपेंस चार्ज कर देंगे। डिस्काउंट सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसकी फिक्र ना करें आप, बट समझाना तो है मैंने आपको। उसके बाद चौथा है राइट इशू। राइट इशू क्या होता है, पैसे पे इशू किया। फॉर एग्जाम्पल शेयर की वैल्यू 10 रुपये फेस वैल्यू, मार्केट कीमत है उसकी 25 रुपये। आपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कह दिया आप मेरे से शेयर ले लो, मैं आपको दे दूंगा 15 रुपये का। आप शेयर तो दे रहे हैं, मार्केट वैल्यू से कम दे रहे हैं, लेकिन फेस वैल्यू से ऊपर दे रहे होते हैं, और ये देते हैं हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। इट इज़ जस्ट लाइक दैट। हम उन्हें कहते हैं कि यार आपका शेयर है 25 रुपये का एक मार्केट में, एक हम आपको 25 रुपये में 2 शेयर दे देंगे। इट मीन्स आप कितने का शेयर दे रहे हैं,
12.5 रुपीज़ का। तो ये होता है राइट इशू। अब राइट इशू जब भी होगा, जितनी वैल्यू से होगा, हम उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो बैंक किससे डेबिट हो जाएगा, 25 से, सॉरी 15 से, और शेयर कैपिटल होगा 10 से। बाकी ये भी कहाँ जाएगा, प्रीमियम में जा रहा होगा। ये सब कुछ कहाँ जाएगा, प्रीमियम में जाएगा। आखिरी हमारे पास क्या रह गया है, बोनस इशू। बोनस इशू क्या होता है, ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर दिए जाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। अब फ्री ऑफ कॉस्ट अब दिए जाएंगे तो उसकी एंट्री हमारे पास होगी क्या 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 क्या, डिविडेंड किसने कहा, रेड बुक चाहिए। आपका शेयर कैपिटल क्या हो गया, क्रेडिट 10 से, दिए शेयर आपने फ्री में, पैसा कोई नहीं आया, किसे डेबिट करेंगे, शेयर प्रीमियम। अगर शेयर प्रीमियम नहीं पड़ा हुआ तो रिटेन्ड अर्निंग से। तू नॉन प्रॉफिट चला रहा है दारे, वो भी नहीं है, तेरी एनजीओ खुली है ईडी सेंटर। बोनस की एंट्री होती है, आपने शेयर इशू किए हैं। अब बोनस होता क्या है, बोनस है फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर इशू करना। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गया, नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो गए हैं, लेकिन डेबिट क्या करेंगे, कहाँ से इशू किए हैं। तो उसके दो चीज़ें हैं, अगर आपके पास शेयर प्रीमियम अवेलेबल है तो वो शेयर प्रीमियम से इशू हुए होंगे। अगर शेयर प्रीमियम अवेलेबल नहीं है तो रिटेन्ड अर्निंग्स में से क्या होंगे, इशू होंगे। इट मीन्स शेयर प्रीमियम डेबिट या रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, और शेयर कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट होगा। इज दैट क्लियर। डिविडेंड कभी भी डेबिट नहीं होता भाई, क्या हो गया, ये एज अ डिविडेंड दिए जा रहे होते हैं। डिविडेंड देना था, वो नहीं दिया, शेयर दे दिए, तो देंगे कहाँ से, प्रीमियम में से देंगे, यहाँ कहाँ से दे रहे होंगे, रिटेन्ड अर्निंग से। तो डेबिट क्या होगा, शेयर प्रीमियम या रिटेन्ड अर्निंग। प्रेफरेंस हमेशा शेयर प्रीमियम को दी जाती है। शेयर प्रीमियम इनके लिए ही रखा जाता है, इन रिजर्व्स के लिए, कि कल को हम बोनस देंगे, हम प्रीमियम से इशू कर रहे होंगे। ठीक है, ये सारे इश्यूज हो गए। मुझे बताएं इनफ्लोस किस में से होगा और किस में से नहीं होगा। अब ज़रा देखिएगा, फेस वैल्यू पे अगर हम इशू कर रहे हैं, इनफ्लो हो रहा है, बैंक डेबिट हो रहा है, इनफ्लो है। प्रीमियम पे इशू किए हैं, इनफ्लो है 15 से। डिस्काउंट पे इशू किए हैं, तब भी कैश 8 रुपये का आया। आपने राइट इशू किया है, तब भी कैश कितना आया है, 15 का आया। इन चारों में कैश इनफ्लो तो है, ये वाहिद है जिसके ऊपर कोई कैश इनफ्लो नहीं हो रहा। तो ये क्या है, नॉन कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन है, कि शेयर भी इशू हो गया, शेयर कैपिटल भी इंक्रीज हो गया है, लेकिन बिजनेस में कोई किसी किस्म का कैश नहीं आया। ये क्या है, आपकी नॉन कैश आइटम है। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सबसे मुश्किल एडजस्टमेंट ये है कि आपने इसको तलाश करना है। शेयर इशू किए, एज अ डिविडेंड भी हो सकता है, वैसे भी दे देते हैं। डिविडेंड हमेशा कैश पेमेंट होती है। अगर आपने शेयर दे दिया तो वो शेयर चला जाएगा, बोनस शेयर में चला जाएगा। ये आ गया, ये लिखिए एंट्रीज, ये रेलेवेंट नहीं है, रेलेवेंट इनके अकाउंट्स हैं। जब आप फाइनेंशियल एक्टिविटी कैलकुलेट कर रहे होंगे ना, आप वर्किंग में 2 अकाउंट्स बना रहे होंगे, आप वर्किंग में ये 2 अकाउंट्स बनाएंगे। इन अकाउंट्स को देखिएगा, आपके पास शेयर कैपिटल का होगा ओपनिंग बैलेंस, आपके पास होगा क्लोजिंग बैलेंस, अकाउंट में गिवन होगा। आपका शेयर कैपिटल इंक्रीज कैसे कैसे होगा, न्यू शेयर इशू किए, प्रीमियम पे हो जाए, फेस पे हो जाए, डिस्काउंट पे हो जाए, राइट हो जाए, न्यू शेयर इशू करेंगे, आपका ये इंक्रीज हो जाएगा। राइट पे भी इंक्रीज होगा और बोनस के ऊपर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बोनस वाहिद है कि आपका इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई कैश इनफ्लो नहीं होगा।
इस पर भी कैश इनफ्लो है, इस पर भी कैश इनफ्लो है। ये नॉन कैश बेस्ड आइटम है, इसमें से कोई कैश का इनफ्लो नहीं आया। तो फॉर एग्जांपल अगर वो कहता है जी आपने 1 लाख रुपए के शेयर्स इशू किए हैं, 1 लाख रुपए से आपका शेयर कैपिटल जो है वो क्रेडिट हुआ है, दैट डजेंट मीन कि आपको बैंक में भी लाख रुपए आया हो। अगर उस 1 लाख में से 10,000 के शेयर्स भी है बोनस वाले थे, तो आपका शेयर कैपिटल इनफ्लो कितना होगा? 90,000 का होगा। सिर्फ ये एक एडजस्टमेंट होती है जो हमें जो देखनी पड़ती है कि बोनस शेयर तो कोई इशू नहीं हुआ। अगर बोनस शेयर इशू हुआ है तो वो नॉन कैश बेस्ड आइटम है, उसका हम इनफ्लो नहीं ले सकते। उसके अलावा जितने भी शेयर इशू होंगे वो हमारे क्या होंगे? बोनस इशू, और वो हमारे कैश बेस्ड इशू कहला रहे होंगे। और जब बोनस इशू होता है तो ये शेयर प्रीमियम इशू कर रहे होते हैं। न्यू शेयर इशू करेंगे, बोनस हमारा प्रीमियम जो हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, और न्यू शेयर्स जो है वो हमारे क्या हो रहे होंगे? क्रेडिट हो रहे होंगे। तो ये अकाउंट जो है वो कंपलसरी बन रहा होता है। कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जो कैश फ्लो में लाजमी बनते हैं, जिसमें से एक अकाउंट कौन सा होगा? शेयर कैपिटल का होगा। और जब आप शेयर कैपिटल का अकाउंट बना रहे होंगे तो उसके साथ साथ आपका ये रिटेन अर्निंग का भी अकाउंट बना रहे होंगे, और रिटेन अर्निंग के अकाउंट में डिविडेंड पेएबल जो है वो आ रहा होता है। रिटेन अर्निंग क्या होती है? रिटेन अर्निंग क्या होती है? सिंपल सा बताऊँ, बिजनेस प्रॉफिट कमाई जा रहा है, कंपनी प्रॉफिट कमाई जा रही है, वो सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, वो अपना प्रॉफिट अपने पास जमा करती जाती है कि फ्यूचर में हम दे देंगे, मुस्तकबिल में हम दे देंगे। जो उसने अपने पास प्रॉफिट रखा हुआ है ना, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल है, जो बाद में कभी दे देगी, वो उसकी क्या है? रिटेन्ड अर्निंग। था रिटेन्ड का मतलब क्या? संभाला हुआ प्रॉफिट है। ये अकाउंट फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तीनों के लिए अकाउंट लाजमी है। तीनों में से इसकी कोई ना कोई एडजस्टमेंट निकली होगी रिटेन्ड अर्निंग की। आपके पास गिवन होगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग कितना है, ये आपको गिवन होता है। आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन होता है, मतलब जितना मैंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाया है ना, वो मैं कहाँ चार्ज कर देता हूँ? रिटेन्ड अर्निंग में। IAS 16 में रीवैल्यूएशन सरप्लस पढ़ते थे, एंट्री पास करते थे, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। किस बेस के ऊपर? वो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को, वो जितना करते हैं वो भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 3 चीज़ें हैं, ये 2 चीज़ें हैं जिससे रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट हो रही होती है। अब इन दोनों में कोई कैश इन्वॉल्व है? नहीं। ये भी नॉन कैश बेस्ड है, ये भी नॉन कैश बेस्ड है। अब डिविडेंड जब हमने देना होता है ना, या इसमें से एक्सपेंसेस चार्ज होते हैं, रिटेन्ड अर्निंग से हम किसी और रिजर्व्स में अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। बोनस डिविडेंड हम यहाँ से दे सकते हैं, जो अभी यहाँ पे लिखा था, ये शेयर प्रीमियम जो है, अगर प्रीमियम अवेलेबल नहीं है तो फिर आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? वो इशू कर सकते हैं, अगर नहीं है। उसके अलावा जब डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो वो भी हम कहाँ से कर रहे होते हैं? रिटेन्ड अर्निंग से लेके चल रहे होते हैं। अब डिविडेंड जो है ना, ये भी 2 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? इंटरम होता है और फाइनल होता है। कुछ नहीं यार, बच्चा यार उसके पास नहीं है रेड बुक, क्या करें हम? इंटरम, फाइनल। इंटरम का मतलब क्या है? जो साल के दरमियान 6 मंथ्स के बाद पे होता है। रिमेंबर, जो इंटरम डिविडेंड होता है वो रिटेन्ड अर्निंग से पे हो जाता है। इंटरम डिविडेंड जब भी पे करेंगे वो हम कहाँ चार्ज कर देंगे? रिटेन्ड अर्निंग को चार्ज कर देंगे। जो फाइनल डिविडेंड होता है वो कहाँ? उसको हम सेपरेट पेएबल अकाउंट में ले जाएंगे, वहाँ से चार्ज कर रहे होते हैं। फाइनल डिविडेंड हमेशा अगले साल पे होते हैं। 2023 का डिविडेंड 24 में पे होगा, 24 का डिविडेंड 25 में पे होगा फाइनल डिविडेंड, लेकिन 23 का इंटरम डिविडेंड 23 में पे हो रहा होगा। ठीक है। अब डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं ना हम, ये डिक्लेयर कर दे, इसका मतलब है यार इतना मैंने देना है, दिया तो नहीं ना, तो ये लायबिलिटी बनती है। तो इसके साथ ही अकाउंट कौन सा बनाते हैं हम? डिविडेंड पेएबल का। ओपनिंग डिविडेंड पेएबल, क्लोजिंग डिविडेंड पेएबल गिवन होगा। जितना डिविडेंड डिक्लेयर किया है यहाँ पे वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है। बैलेंसिंग अमाउंट जो होगी वो क्या आ जाएगी? डिविडेंड पेड आ जाएगी। इतना डिविडेंड मैंने फॉर द ईयर पे किया है, और ये अमाउंट कहाँ जाती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जा रही होती है डिविडेंड पेड की। तो ये शेयर कैपिटल का अकाउंट, इसका अकाउंट जब बनता है तो इसमें से ऑपरेशंस का, इन्वेस्टिंग का और फाइनेंसिंग की वर्किंग निकल रही होती है। तो डिविडेंड पेएबल का अकाउंट भी वाजिब होता है। आपने देखना है कि पेएबल कितना था, पेड कितना है, बिकॉज ये आपका कैश आउटफ्लो है।
जब डिविडेंड पेड किया है एंट्री क्या पास की होगी, डिविडेंड पेएबल डेबिट बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा, तो ये आपका आउटफ्लो है। तो इस पूरे अकाउंट में जो आउटफ्लो है वो ये है। इतनी कैपिटल की मूवमेंट में सारा इनफ्लो था, आउटफ्लो सिर्फ कहां पे जाके हो रहा है, जब आप एक्चुअल डिविडेंड पे कर रहे हैं। ठीक है, सारी बात की है, काफी लंबी बात हो गई है, लेकिन हमें सिर्फ ये चाहिए था। ये है आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये निकालना है आपने। समझाया सारा डिटेल में मैंने आपको। पेपर रजिस्टर होगा आपके पास, आप ICAP पे सवाल कर रहे होंगे, आपको पता है कि सबसे ईजीएस्ट वर्किंग भी यहाँ पे है, सबसे लीस्ट चीज़ें भी आपकी यहाँ पे इन्वॉल्व होंगी। आपने पेपर पकड़ लेना, सवाल की हेडिंग दी है, नाम पता लिखा है, प्रॉफिट लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और यहाँ पे बिल्कुल उसके ऊपर आप ये निकाल के बैठे होंगे। इसमें कैश फ्लो, शेयर इशू, लोन, बोरिंग, रीपेमेंट सब कुछ है ना। पेपर में 2 चीज़ें गिवन होती हैं या हद 3 होंगी, मैक्सिमम एडजस्टमेंट सारी ये हैं, लेकिन जो हद है वो 2 या 3 ही आएंगी, जिसमें से मैं आपको बता देता हूँ। इंटरेस्ट पेड हो गया, डिविडेंड पेड हो गया, ये दोनों आप कहाँ पे ले जाएंगे, आप दोनों ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाकर लिख लीजिएगा। यहाँ पे भी लिख लो ठीक है, वहाँ पे भी लिख लो ठीक है, बट चूंकि कुछ सवालों के सोल्यूशन पे उसने लिखी ऑपरेटिंग में, कुछ में यहाँ लिखी होती है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, वो गलत नहीं है। तो इसलिए इसको कॉमन वे में चलने के लिए आप इसको वहाँ पे लिख लीजिएगा। अब क्या रह गया, अब ये 3 चीज़ें रह गई। ये वाली देखो, जब लोन लेके आओगे पता कितना इनफ्लो हुआ है, लोन ऑब्टेन्ड किया कितना इनफ्लो पता है ना आपको, इनफ्लो आ गया। लोन की रीपेमेंट पता होगी कितनी है, आउटफ्लो आ गया। जो शेयर इश्यू किए उससे कैश कितना इनफ्लो हुआ आपका ये आ जाएगा। तो इन इनफ्लोज को इससे लेस करेंगे, आपका नेट कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है आ जाएगा कि इतना मेरा कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से हुआ है। इसकी एडजस्टमेंट के 2 या 3 नंबर होंगे, 2 मिनट में होने वाली है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1 मिनट में लिख लिया, ये 2-3 मिनट में लिख लिया, आपके 4-5 नंबर सिक्योर हो गए पेपर में। क्लियर है? यहाँ तक कोई सवाल है तो बताएं। एनी क्वेश्चन बाय एनी में? इतना रखता हूँ आज, ठीक है। कल इसको हम थोड़ी सी से रह गए, मैं कह सकता था बट आगे टैक्स आ जाने। इन्वेस्टिंग, अब देखें आपके पास फाइनेंसिंग से पैसा आ गया, क्या करेंगे पैसे का? आईफोन लेंगे, इन्वेस्टमेंट है भाई, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। क्या इस क्लास से बारे में कोई बात कहे ना मुझे बताना, लेकिन तुमने वहाँ रेड बुक लेके नहीं बैठनी। रात को 12 बजे के बाद निकल। तेरा सबसे कीमती एहसास है, तूने उस पर एक उम्र लगाई है। ठीक है, जी सर। पैसा आ गया, क्या करेंगे? एसेट्स लेंगे, लाल रंग के, नीले रंग के, सब्ज रंग के एसेट्स हम ले रहे होंगे। यार मेरी रेड बुक है, तुझे क्या है? अपने लेके जा। उसका लगे पेज मिस प्रिंटर्स में IS7 नहीं है, तूने क्या उसमें नहीं है? सर ये एक ही जगह पे स्टॉप ना करें, उसकी एक्सेप्शन दे दें। अच्छा फिर ठीक है, पैसा आ गया, क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे या उसको ऑपरेशंस में इस्तेमाल करेंगे। 2 ही चीज़ें हैं। लोन ले लिए, क्या कर सकते हैं? लोन लेके या एसेट ले लेंगे या बिजनेस में लगाएंगे कैपिटल के काम के लिए। अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं, इन्वेस्टमेंट कर दी है या एसेट्स परचेज, सिर्फ 2 चीज़ें हैं, एसेट्स परचेज या इन्वेस्टमेंट कर दी है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, टाइम है हमारे पास, हो जाएगी? नहीं है, बात रह जानी बीच में। चलिए आपने काम करना है, आप लोगों ने ना इसकी तस्वीर, इसके नोट शेयर कर देना ग्रुप में बना के। आपने कल एक काम करना है, आपने ना PPE का, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का नेट बुक वैल्यू के ऊपर जो हम अकाउंट बनाते हैं ना, वो बस उसका फॉर्मेट देख के आना है। ठीक है, एक होता है कॉस्ट मॉडल जिसपे कॉस्ट अकाउंट अलग होता है, डेप्रिसिएशन अलग होती है, वो वाला नहीं, जो नेट बुक वैल्यू बन रहा होता है उसका आपने कल ना ज़रा फॉर्मेट देख के आना है। मेरी आसानी हो जाएगी, बिकॉज इसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन ही है जो समझानी होती है, बाकी तमाम गेम जो है वो ईजी होती है। कल हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे,
कल हम इसको आधे पौने घंटे वाइंड अप करके फिर हम पास पेपर्स कर लेंगे। टेस्ट IAS 7 का परसों होगा, क्योंकि एक दिन का मार्जिन दिया है। चूँकि मुझे एक्सटेंशन मिल गया तो कल मैं आपको प्रॉपर जो प्लानर है वो भी शेयर कर दूँगा, क्या कुछ है उसमें क्या कुछ नहीं है। ठीक है, क्यों भाई, कोई हौसला हुआ पास हो जाएगा। और तूने कल से आगे बैठना करना इधर, ठीक है, इधर तूने बैठना करना है।